स्टार्ट करते हैं बेटा अपना प्यारा सा एक और चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों को काफी टफ लगता है, कई बार थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं करने में। करंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, यानी कि आपके पास पीरियोडिकली डायरेक्शन क्या कर रहा है, आपके पास करंट चेंज कर रहा है। वो करंट और वो वोल्टेज पढ़नी है जो वेरी कर रही है, जिसका जो वेरिएशन है वो साइन या कोस के फंक्शन में हो रहा हो। किसके फंक्शन में बेटा? साइन या कोस के फंक्शन में। कम ऑन वन मोर टाइम, व्हाट? जनरली हमें लगता है कि पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड आर द सेम थिंग। नहीं भैया, पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड जनरली सेम होते हैं, बट कई केसेस में अलग भी हो सकते हैं। मैं वो भी आपको डिस्कस कराता हूं, आपका दिमाग ब्लास्ट होगा कि यार हाँ ऐसा भी होता है। ये जो फॉर्मूले हैं बेटा वो हमने डायरेक्ट करंट के लिए पढ़े थे। अगर मुझे ऐसे से ही कुछ फॉर्मूले लगाने हैं एसी के अंदर, तो एसी में तो हर बार करंट वेरी कर रहा है, एक सेकंड में ना जाने कितनी बार करंट वेरी कर रहा है, एक सेकंड में ना जाने कितनी बार वोल्टेज वेरी कर रही है। तो अगर मुझे निकालना पड़ जाए आंसर तो मैं कैसे निकालूंगा? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है प्यारे बंधुओं। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना प्यारा सा एक और चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों को काफी टफ लगता है, कई बार थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं करने में, समझने में, और डिफिकल्टी फेस करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बट हम कोशिश करेंगे इसको भी आपके लिए आसान बना दिया जाए, एक क्विक रिवीजन आपकी हो जाए, पूरे चैप्टर में A to Z आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। पूरी की पूरी कोशिश आपके लिए यही रहेगी, और हमेशा की तरह इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे PYQs हम केटर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना इसी चैप्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो सब कुछ ही कवर कराएंगे भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा आता है आपके पास क्या, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा? वो क्वांटिटीज जो क्या कर रही है बेटा, टाइम के साथ वेरी कर रही हैं और डायरेक्शन चेंज कर रही है। यानी कि पीरियोडिकली क्या हो रहा है, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, यानी कि आपके पास पीरियोडिकली डायरेक्शन क्या कर रहा है, आपके पास करंट चेंज कर रहा है। पोलैरिटी, ईएमएफ की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, वोल्टेज की तो डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो उसकी क्या होती है बेटा? पोलैरिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा बैटरी, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कभी ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो गई। इस तरीके से बैटरी क्या कर रही है, अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है। तो अगर आपके पास जो वोल्टेज है या आपके पास जो करंट है, तो करंट के केस में हम बोलेंगे कि अगर डायरेक्शन बदल रहा है पीरियोडिकली तो वो एसी होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। और अगर मैं बात करूं जो पोलैरिटी बदल रही है, यानी कि वोल्टेज चेंज हो रही है, प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज हो रही है बेटा, तो वो क्या है बेटा? आपके पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। कई बार बोल देते हैं एसी वोल्टेज, हालांकि लॉजिकली इनकरेक्ट है, एसी तो ऑल्टरनेटिंग करंट खुद ही होता है। तो एसी वोल्टेज बोलना अपने आप में एक लॉजिकली गलत चीज है, बट फिर भी बोल दिया जाता है, एक टर्म्स है कह लो, लेकिन सही मायने में होना चाहिए एवी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सही बात है। तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बारे में सिंपल सी बात है कि भैया वो क्वांटिटीज जो पीरियोडिकली अपना क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर रही है, उन्हें क्या बोल दिया जाता है बेटा? आपके पास एसी क्वांटिटीज बोल दिया जाता है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। हमें कौन सी एसी क्वांटिटीज पढ़नी है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एसी और डीसी को थोड़ा कंपेयर करूं कि एसी और डीसी में फर्क क्या है बेटा, सबसे पहले जान लो कि अपने घरों में जो बाहर से बिजली आ रही है, पावर हाउस से बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है, आपके गली चौराहों नुक्कड़ पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बेटा, वहां से जो बिजली आ रही होती है अपने घर के अंदर, वो कौन सी बिजली होती है बेटा? आपके पास एसी होती है। कौन सी होती है बेटा? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपने पास आ रही होती है। आपने सुना होगा कि घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 220 वोल्ट वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो हर सेकंड में बहुत बार चेंज हो रही है। बट वो 220 उसकी क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, जो कि आप जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट हम भी डिस्कस करेंगे। तो वो 220 वोल्ट क्या है बेटा? उस एसी की, यानी कि जो वोल्टेज की एक इफेक्टिव वैल्यू है पूरी साइकिल के लिए, क्या बेटा? 220 वोल्ट। तो अपने घरों में आ क्या रहा है बेटा? एसी। लेकिन जैसे अपना रिमोट कंट्रोल हो गया, आपके मोबाइल के चार्जर हो गए, है ना, आपका मोबाइल की बैटरी हो गई, वो कैसे चार्ज होती है बेटा? वो डीसी पे चार्ज होती है। डीसी जैसे आप जो सेल देखते हो वो क्या है बेटा? डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। कौन सी? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है, यानी कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, ना तो उसका डायरेक्शन बदलता, ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलता। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर मैं थोड़ा बहुत एसी डीसी को कंपेयर करूं तो आपके पास एसी में लिखा हुआ है कैन बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपके पास करंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको रेक्टिफायर लगा के, जो कि हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं बेटा, उसको रेक्टिफायर लगा के एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये आप लोग जानते भी हैं, अब तक तो आपका 12th का सिलेबस खत्म भी हो गया होगा, बट स्टिल हमें तो चीजें
सारी की सारी रिकॉल करनी ही है। तो रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डीसी जो है वो रेक्टिफाइड नहीं हो सकती, डीसी तो अपने आप में पहले से क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूं बेटा, जो एसी वोल्टेज है या एसी करंट है बेटा, उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। यानी कि जो एसी ट्रांसफार्मर का काम होता है वो क्या होता है बेटा, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। जनरली क्या होता है, पावर हाउस में जो पावर बन रही होती है वो आई और वी का मल्टीप्लीकेशन होता है। पावर किसके बराबर होता है, इफेक्टिवली आई इंटू वी के बराबर। तो अगर मैं बात करूं, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज के कंपोनेंट को बहुत बढ़ा दोगे तो करंट का कंपोनेंट कम हो जाएगा, आप करंट के कंपोनेंट को बहुत बढ़ा दोगे तो वोल्टेज का कंपोनेंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही पावर हाउस के बाद पावर हाउस में बिजली बनती है, उसका वोल्टेज का कंपोनेंट बहुत ज्यादा हाई किया जाता है, क्योंकि जो हम बिजली का ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं, एसी वोल्टेज और एसी करंट का ट्रांसमिशन करते हैं बेटा, वो किस पे करते हैं, एसी पर करते हैं, डीसी पे नहीं करते। इसके भी अपने अपने रीजन है जो कि हम बाद में पढ़ने भी वाले और आप जानते भी हो। अगर आप जो ट्रांसमिशन है, यानी कि आप 100 200 400 किलोमीटर तक जो बिजली सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो आप एसी पे करोगे लेकिन उसमें करंट का कंपोनेंट हाई रहेगा बेटा, तो आपके पास उसमें पावर लॉसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वोल्टेज का कंपोनेंट ज्यादा होगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है करंट का कंपोनेंट लो होगा, तो पावर जो होगा लॉस कम रहते हैं। इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ा के आगे ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि गांव या फिर कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो हाईवेज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तारें जाती हैं, उसे बोलते हैं हाई टेंशन वायर, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो एसी को हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, बट डीसी को ऐसा काम नहीं किया जा सकता। डीसी ट्रांसफॉर्मर पे काम नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है बेटा, एसी कई तरह की हो सकती है आपके पास, बट हमें कौन सी एसी पढ़नी है, साइनोसोडल एसी पढ़ना है। यानी कि हमें वो करंट और वो वोल्टेज पढ़नी है जो वेरी कर रही है, जिसका जो वेरिएशन है वो साइन या कोस के फंक्शन में हो रहा हो। किसके फंक्शन में बेटा, साइन या कोस के फंक्शन में। कम ऑन वन मोर टाइम, कम ऑन वन मोर टाइम, व्हाट, साइन और कोस के फंक्शन में, राइट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए बेटा, जैसे कुछ एसी के एग्जांपल है कि यहां पर आप देख पा रहे हो करंट और वोल्टेज, करंट और टाइम है। तो करंट पहले पॉजिटिव है, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हुआ, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हुआ। यानी कि डायरेक्शन क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, एसी है। यहां पर देखो करंट पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। इसका मतलब ये कौन सा करंट है बेटा, आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। यहां पर देखो बेटा, करंट पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यानी कि कौन सा करंट है बेटा आपके पास, एसी करंट। यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो करंट है एकदम कांस्टेंट है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा करंट है बेटा, डीसी करंट। यहां पर देखो ये जो करंट है टाइम के साथ नेगेटिव करंट है, यानी कि डायरेक्शन नेगेटिव होगी आपके पास, कोई भी डायरेक्शन होगी, बट आपके पास ना तो वो डायरेक्शन बदल रही है ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो क्या है, डीसी। कई बार कई किताबों में इसको खाली डीसी भी बोल दिया जाता है, लेकिन कई किताबों में इसको पार्शियल डीसी बोल दिया जाता है। मतलब कि अगर डायरेक्ट करंट में अगर आपके पास एक ऐसा करंट है, ऐसी वोल्टेज, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन ना बदले, क्योंकि एसी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसी के लिए इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन बदलना, पोलैरिटी बदलना। तो इसको हम एसी तो नहीं ही बोल सकते, ये तो डेफिनेटली बात है, पर इसको हम पूरी तरीके से डीसी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डीसी के अंदर जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट माना जाता है, लिया जाता है। डीसी हम जनरली इसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। बट यहां पर हो क्या रहा है बेटा, करंट है तो हमेशा पॉजिटिव ही, पर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ एसी की प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको पार्शियल डीसी का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बेटा, पार्शियल डीसी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, कौन सा हमारा डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके पास अगर मैं आपके पास बात करूं बेटा, अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट की जो हमें पढ़नी है वो इक्वेशंस कैसी दिखाई देंगी बेटा, वो इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखाई देंगी कि आपके पास वोल्टेज, ये वोल्टेज है, यहां पे अलग अलग टाइम पुट करोगे तो अलग अलग वोल्टेज आएगा, अलग अलग टाइम पुट करोगे अलग अलग ईएमएफ आएगा। इसका मतलब एक कौन सी ईएमएफ है बेटा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इनोड का मतलब होता है साइन के साथ जस्ट बगल में जो लिखा है, साइन के जस्ट बाहर जो लिखा है बेटा, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। वो पीक वैल्यू नहीं है। जनरली हमें लगता है कि पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड आर द सेम थिंग, नहीं भैया, पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड जनरली सेम होते हैं, बट कई कई केसेस में अलग भी हो सकते हैं। मैं वो भी आपको डिस्कस कराता हूं, आपका दिमाग ब्लास्ट होगा कि यार हाँ ऐसा भी होता है, हमने तो सुना था पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड एक ही होता है। नहीं भैया, पीक वैल्यू अलग और एम्पलीट्यूड अलग भी हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है बेटा जो साइन के जस्ट बाहर में लिखा है वो क्या है बेटा, आपके पास एम्पलीट्यूड है। यानी कि जो साइन ओमेगा टी के जस्ट बगल में लिखा है वो क्या है, ई नोट। तो ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड। इस केस में एम्पलीट्यूड भी यही है और पीक वैल्यू भी यही है।
यहां पर देखो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट एंगल भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास E इज इक्वल टू ई नोट साइन की जगह कोस भी हो सकता है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन की जगह कोस भी हो सकता है। इसकी तरीके से सेम इक्वेशन करंट में भी लिखी जा सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरीके की इक्वेशन आपको क्या दिखती है बेटा, साइनोसोडल एसी की और साइनोसोडल मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की और साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की ऐसी कुछ इक्वेशन दिखाई देती है। यहां पर ई क्या है, ईएमएफ है, वोल्टेज है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से, ई नोड एंड आई नोड आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट बता दिया। ई एंड आर जो ये वाली ई एंड आई जो है, ये इस तरफ जो लिखा है इक्वल टू के बगल में, आप देख पा रहे हो इसमें अलग अलग समय की वैल्यू रखेंगे, अलग अलग इसकी वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि जब समय चेंज करोगे तो ओमेगा टी बदलेगा, अंदर का एंगल बदलेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बदलेगी, साइन थीटा की वैल्यू बदलेगी तो ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी, ओवरऑल वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपको क्या दे रही है, किसी इंस्टेंट पर आपको क्या दे रही है बेटा, वैल्यूज दे रही है। उसके बाद में बात करूं बेटा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला आपको पता होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। कितना बेटा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है। और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन होता है, क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया बेटा, एक रिलेशन आ गया। उसके बाद मैंने आपको लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी उसका एग्जांपल भी करेंगे हम। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये एग्जांपल आ गया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं तुझसे पूछूं यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो तू एम्पलीट्यूड बोलेगा साइन ओमेगा टी के बगल में जो लिखा है वो एम्पलीट्यूड, यानी कि यहां पर आई नोट इज द एम्पलीट्यूड। बट पीक वैल्यू क्या है करंट की, तो लॉजिकली सोच बेटा तू, अगर इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो टोटल वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, वो है आपके पास आई वन प्लस आई नोट, आई वन प्लस आई नोट। यानी कि आपके पास इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया, उसकी वजह से जो पीक वैल्यू है वो बदल गई है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो क्या रहा, वही रहा आपके पास जो साइन के बगल में लिखा था, दैट इज आई नोट। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर ये भी क्या है, साइनोसोडल एसी है, बट इसके लिए बेटा ये I1 से ऊपर और नीचे क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये I1 से फिर ऊपर नीचे क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। उसके बाद मैं बात करूं बेटा, किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना हो, लाइफ में याद रखना बेटा, पूरी फेस में बहुत बार काम आता है, आपको पावर दे रखी हो, एनर्जी निकालनी हो, है ना, बहुत सारी जगह जगह पर आपके पास क्या काम आता है बेटा, आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा हो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, चार्ज निकालना हो, ये सारे के सारी चीजों के अंदर हम एवरेज का यूज करते हैं। और कभी भी किसी फंक्शन का एवरेज निकालना तो कैसे निकलेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वो फंक्शन इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मान लो करंट है, वो टाइम का फंक्शन है, तो आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, ये क्या है, एवरेज का डेफिनेशन होता है। कोई ये मान लो वोल्टेज है, वोल्टेज का एवरेज निकालना है, तो वोल्टेज किसका फंक्शन है, टाइम का, तो वोल्टेज इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये आपके पास फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, करना आना चाहिए, आपके एवरेज के सवाल कभी भी नहीं अटकेंगे। बच्चा रट लेता है चीजों को कि एवरेज 2/पाई पढ़ा है, मैंने तो समय क्लास में पढ़ाया था, गलत है भाई। वो सिर्फ एक स्पेशल केस का आंसर है, हमेशा एवरेज वो आए जरूरी नहीं है बेटा। एवरेज के लिए हम आगे से सिंबल यूज करेंगे, ये दो टोपियां ऐसे, जो ये दो टोपियां ट्रायंगुलर टोपियां हैं, ये यूज करेंगे बेटा किसके लिए, एवरेज के लिए सिंबल। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं बात करूं, फुल साइकिल का मतलब होता है बेटा एक टाइम पीरियड के अंदर कितना एवरेज है, हाफ साइकिल का मतलब होता है आधे टाइम पीरियड में कितना, आधे टाइम पीरियड की बात हो रही है, और आपके पास बात करूं क्वार्टर साइकिल की तो 1/4 टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो सभी लॉजिकल बात है। एक पूरी कंप्लीट साइकिल, घड़ी की सुई एक साइकिल कब करेगी, पूरा एक चक्कर काटने के बाद, ये एक साइकिल हो गई उसकी। आधी साइकिल आधे चक्कर के बाद, यानी कि आधा टाइम पीरियड हो गया। और क्वार्टर साइकिल यानी कि 1/4 साइकिल के लिए, यानी कि 0 से लेकर T/4। जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू हो, T से लेकर 2T भी हो सकता है, 2T से लेकर 3T भी हो सकता है। बस समझने वाली बात है कि इंटरवल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, वो किसके बराबर होगा, फुल साइकिल के लिए एक टाइम पीरियड के बराबर, हाफ साइकिल के लिए आधे टाइम पीरियड के बराबर, और आपके पास क्वार्टर साइकिल के लिए 1/4 टाइम पीरियड के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे देखिए बेटा, जैसे आप सोचो ध्यान से, आई एवरेज निकालना है मुझे, जैसे जनरली मेरे पास इक्वेशन दी होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई नोट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें 2-3 चीज बता रहा हूं, तुम्हें मजा ना आ जाए बताना मुझे, ये याद रख लेना, तुम्हारे लिए इतना रामबान इलाज साबित होगा बेटा ये, क्या कि साइन थीटा, साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, थीटा कुछ भी हो, उसका जो एवरेज आएगा एक साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, वो 0 होगा। कोस थीटा यानी कोस के अंदर कुछ भी थीटा हो, उसका एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा हो, उसका एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 आएगा।
क्या मेरी बात क्लियर है? वापिस आ जाओ, साइन थीटा और कॉस थीटा का हाफ साइकिल के लिए, आधी साइकिल के लिए जो एवरेज आएगा बेटा वो 2/पाई आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा का हाफ साइकिल का एवरेज भी 1/2 के बराबर होगा। तुम्हें मजा ना जाए तो बताना, इसको यूज करके मैं बताता हूं 2 स्लाइड के अंदर तुम्हारे आरएमएस के सवाल मेंस के यूं हो जाएंगे। अभी दिखाता हूं तुम्हें कैसे। बच्चा रट लेता है, बच्चा क्या बोलता है, IRMS इज इक्वल टू I0/√2। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। सर गलत कैसे हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं भाई, क्योंकि गुरुजी ने तो सही पढ़ाया था, तूने गलत रट लिया बस। तो ध्यान से सुन, कभी भी रटना मत फॉर्मूले को, चीजों को समझना कि अगर वो फॉर्मूला है भी तो उसकी पेरेंट कंडीशन याद होनी चाहिए कि किस कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होगा वो, राइट। तो ध्यान से सुन बेटा कि ये तेरे को इन एनी केस तेरे को ये याद होना चाहिए क्या, कि साइन थीटा का एवरेज, कोस थीटा का एवरेज फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। ये बात अपने दिमाग में बांध के रख लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान से देख, मुझे अगर इस आई का फुल साइकिल एवरेज करना था तो मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा टी dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करने चलोगे तो आंसर 0 आएगा। आप इतना ताम जम ना करके भी क्या करो बेटा, आपको किसका एवरेज निकालना है, I0 sin ओमेगा टी। I0 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। एवरेज निकालना होता है किसी फंक्शन का, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में हो तो वो बाहर निकाल लो। अब फंक्शन क्या बचा बेटा, साइन ओमेगा टी का एवरेज, तो साइन थीटा का एवरेज कितना था बेटा, 0, तो फुल साइकिल का एवरेज कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। खत्म कहानी, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल तो करोगे तो रिजल्ट तो वही आना है, लेकिन पेपर में तो करोगे नहीं। अब बात आती है बेटा, ध्यान से सुनो, मान लो आपके पास कोई आई का फंक्शन है, वी का फंक्शन है, आई का फंक्शन है, वी का फंक्शन है, सारे साइनोसोडियल है। एक बात याद रखिए, इनके साथ कुछ भी प्लस नहीं है, इनके साथ कुछ भी I1 प्लस में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है साइन का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में एक चीज है, साइन का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में एक चीज है, कोस का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में एक चीज है, कोस का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में एक चीज है। अगर ऐसे फंक्शन है तो बताओ, जब आप इसका एवरेज करोगे, इसका एवरेज करोगे फुल साइकिल के लिए, तो ये तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, इसका एवरेज कितना होता है एक साइकिल के लिए, 0, तो आंसर आ गया 0। अब इसका एवरेज करना है हाफ साइकिल के लिए, तो ये तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। साइन थीटा का एवरेज हाफ साइकिल का कितना होता है बेटा, 2/पाई, तो I0 तो बाहर आ गया, इसका एवरेज 2/पाई है, तो देख 2I0/पाई आंसर आ गया कि नहीं आ गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे देखते हैं से, अगर मुझे इस वोल्टेज का फुल साइकिल का करना है तो V0 तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, कोस थीटा का एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। अब इस V का हाफ साइकिल के लिए करना है तो V0 तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, कोस थीटा का हाफ साइकिल का जो एवरेज है, कोस थीटा का हाफ साइकिल का, कोस थीटा का हाफ साइकिल का, कोस थीटा का हाफ साइकिल का जो एवरेज है वो किसके बराबर है, 2/पाई के बराबर। तो आपके पास किसके बराबर, 2V0/पाई के बराबर आ गया। सही बात है सर। ध्यान से देख, आई स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर करो पहले और उसका एवरेज लो, तो आई स्क्वायर करोगे तो नया फंक्शन क्या आएगा, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सर बिल्कुल सही है, I0 का स्क्वायर तो बाहर आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज फुल साइकिल का 1/2 था, तो यानी कि आई स्क्वायर का एवरेज आ गया I0 स्क्वायर 2। खत्म कहानी, आंसर खत्म। आगे देख, वी स्क्वायर का एवरेज करना है तो पहले वी स्क्वायर कर, तो वी स्क्वायर से नया फंक्शन क्या बनेगा, V0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, V0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, V0 स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। आंसर देख, V0 का स्क्वायर 2। खत्म कहानी, खल्लास मामला। पुष्पा ध्यान से सुन, आगे देख ध्यान से। अब बता मामला कहां गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया यहां पे। सर I इज इक्वल टू 4 + 3 sin थीटा है, मैं कैसे निकालूंगा एवरेज। अब एक बात बता, इसका एवरेज निकालना है तो वो होगा इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज। सही बात है, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है 4, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। मैंने बोला क्लास में हर बच्चे के नंबर 100 है तो एवरेज भी कितना आएगा, 100 आएगा। खत्म कहानी। हो, अब यानी कि 4 का एवरेज तो आ गया 4। अब 3 sin थीटा का एवरेज निकालना है फुल साइकिल का, तो 3 तो बाहर आ गया, साइन थीटा का एवरेज कितना होता है बेटा, 0, तो आंसर कितना आएगा, केवल 4। यानी कि इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 4, एक फुल साइकिल के लिए। आगे देख, हाफ साइकिल के लिए आई हाफ निकालना है तो इसका एवरेज 4 का एवरेज, 4 तो कांस्टेंट, उसका एवरेज तो 4 ही रहेगा। अब 3 बाहर था, 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। साइन थीटा का एवरेज हाफ साइकिल के लिए 2/पाई, तो 3 × 2/पाई, तो 3 × 2/पाई 6/पाई, तो 4 + 6/पाई क्या आ गया मेरे पास, आंसर मेरे कदमों में मच्छर की तरह आके गिर पड़ा। बात क्लियर। आगे देख ध्यान से अगर यहां से देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ बेटा, एवरेज आई क्या है, I dt/dt, तो I dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये
एरिया अंडर द कर्व। तो कई बार ग्राफ देके पूछ लेगा एवरेज वैल्यू बताओ, तो कैसे करना है, एरिया अंडर द आईटी कर्व अपॉन टोटल टाइम, जितने के एवरेज पूछा है उतने टाइम तक के लिए एरिया निकाल ले आईटी कर्व का, और उतने टाइम के लिए टोटल टाइम से डिवाइड कर दे। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आपको करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है तो आपको जितने समय के लिए एवरेज वैल्यू पूछी जाए उतने समय के लिए आई टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे वाला एरिया नेगेटिव। जैसे आप वर्क बाय एनर्जी में पढ़ते हो, एफडीएस का एरिया निकालते हो किसके लिए बेटा, वर्क निकालने के लिए। वैसे ही आई टी कर्व का एरिया निकालोगे, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेके ऐड कर दोगे सबको, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। जितने इससे लेके जितने समय तक क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है, उतने समय से ही डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। सेम आप वीटी कर्व के साथ करोगे, किसके साथ करोगे, वीटी कर्व के साथ। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। आ गया था बेटा इस चैप्टर की जान बान शान आन बान जो भी है मेहमान, आरएमएस वैल्यू। बेटा आरएमएस वैल्यू हम निकालते क्यों है बेटा इसी के अंदर, एक्चुअली क्या है, हमने ये देखा गया कि यार कुल मिला के हमने जस्ट फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक करंट के, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, आपके पास हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये जो फॉर्मूले हैं बेटा वो हमने डायरेक्ट करंट के लिए पढ़े थे। अगर मुझे ऐसे से ही कुछ कुछ फॉर्मूले लगाने हैं एसी के अंदर, तो एसी में तो हर बार करंट वेरी कर रहा है, एक सेकंड में ना जाने कितनी बार करंट वेरी कर रहा है, एक सेकंड में ना जाने कितनी बार वोल्टेज वेरी कर रही है। तो अगर मुझे निकालना पड़ जाए आंसर तो मैं कैसे निकालूंगा, तो हम इफेक्टिव वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, इफेक्टिव वैल्यू। हमने ये देखा कि अगर एक रजिस्टर में 10 सेकंड में जो हीट डेवलप हो रही थी डायरेक्ट करंट के कारण, डायरेक्ट करंट की वैल्यू के कारण, उतनी ही हीट अगर मुझे डेवलप करानी है किसमें, एसी में, तो उसमें जो करंट दौड़ रहा था वो एक करंट आया, वो आरएमएस करंट के बराबर आया। अब आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज निकालते कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीख लो बेटा। आरएमएस का मतलब सीखो पहले, आरएमएस उल्टा पढ़ो बेटा, पहले जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करोगे, पहले जो भी फंक्शन होगा आई का वी का उसका स्क्वायर करोगे, एक नया फंक्शन आएगा उसका एवरेज लोगे और उसका क्या कर लोगे, रूट ले लोगे। स्क्वायर करो मीन लो रूट लो, स्क्वायर करो मीन लो रूट लो, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उस फंक्शन का पहले स्क्वायर कर दो, एक नया फंक्शन आएगा, उस नए फंक्शन का एवरेज ले लो, तो एवरेज आ गया, मीन ले लिया, अब रूट कर दो। आखिरी में जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बचेगी, और आपके कदमों में ये आंसर आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। दिखाऊं कैसे, देख, और पूरा इंटीग्रेशन से काम बचा दूंगा अगर तेरे को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की हाफ साइकिल फुल साइकिल के एवरेज याद है तो यूं हो जाएंगे आंसर। देख ध्यान से, मान लो मेरे पास इक्वेशन दी है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बताओ पहले मैं क्या करूंगा, मुझे आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस निकालने के लिए मुझे करंट की आर एम एस वैल्यू निकालनी है। पहले मैं फंक्शन का स्क्वायर करूंगा, नया फंक्शन क्या आया, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कायदे से मुझे इस फंक्शन का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज का फॉर्मूला ये था, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू डीटी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। पर मैं इतना तो याद रखूंगा नहीं, मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे इसका एवरेज लेना है, अगर मुझे इसका एवरेज लेना है, इसका एवरेज, तो आई नोट का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता था कि नहीं होता था गाइस, यस सर। यानी कि आई स्क्वायर का एवरेज आ गया, आई नोट स्क्वायर तो बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है। अब मुझे आई आरएमएस निकालना है, तो मैंने पहले फंक्शन का स्क्वायर किया फिर एवरेज लिया, वो ये आ गया। अब उसका रूट लेना है, तो इसका रूट लिया तो कितना आ गया बेटा, आई नोट बाई रूट 2, खत्म कहानी, आई आरएमएस। तो जो वैल्यू है बेटा वो कब आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2 कब आएगी, तो ध्यान से सुनना कब आएगी, जब साइन थीटा के साथ कुछ लिखा हो और उसके आगे कुछ ना लिखा हो, खाली कोस थीटा के साथ कुछ लिखा हो, यानी कि एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। a1 प्लस ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा मामला, जैसे यहां पर लिखा होगा, देख ध्यान से, i इज इक्वल टू i1 प्लस एक इस वाले फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट और जुड़ गया, तो तेरा आरएमएस वैल्यू ये नहीं आएगी। रट्टा मारा, लटक गया, फैल गया। सर आपने तो पढ़ाया था आई नॉट बाई रूट 2 होता है, नहीं पढ़ाया मैंने, मैं अपनी क्लास में भी नहीं पढ़ाता, तुम्हें भी नहीं पढ़ाऊंगा। आगे देखो, अगर मुझे इसका आरएमएस निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, बेसिक, पहले फंक्शन का स्क्वायर करूंगा। इस फंक्शन का स्क्वायर करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ गया आई वन का स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2i1 आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, आई होप आपको आता होगा। अब इसका एवरेज लेना है, तो इसका एवरेज का मतलब क्या है, इसका एवरेज, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज तो वही रहेगा आई1 का स्क्वायर। फिर इसका एवरेज लेना है, तो आई नोट का स्क्वायर तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, देखना यहां से 1/2 आ गया। उसके बाद इसका एवरेज, तो 2i1 आई नोट तो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, साइन थीटा का एवरेज। तो बताओ
ये कांस्टेंट का एवरेज, तो कांस्टेंट ही आ गया वही एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 है, आई नोट का स्क्वायर था ही, तो आई नोट स्क्वायर बाई 2 आ गया। और देख 2i1 आई नोट तो सही है, लेकिन साइन थीटा का एवरेज कितना होता है बेटा, 0। इसलिए आंसर कितना है बेटा, आई वन का स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर बाई 2। अब मुझे क्या पूछा था, आईआरएमएस। आईआरएमएस क्या होता है, पहले स्क्वायर किया, अब मीन लिया, मीन लेने के बाद ये आंसर आया, अब रूट ले ले। तो आईआरएमएस किसके बराबर आएगा बेटा, आई वन का स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर बाई 2 का रूट। खत्म कहानी, आंसर आ गया। फैल जाएंगे आंसर तेरे पास, फैल जाएंगे। मेंस में सवाल आए हुए एज इट इज फॉर्मूले में, अभी दिखाता हूं तुझे कैसे। ये देख, मान लो वोल्टेज दे रखा है ए प्लस बी कॉस थीटा, स्क्वायर कर दो, आरएमएस निकालना, वी आरएमएस स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपने इसका एवरेज लेना है, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज उतना ही रहेगा, तो ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना है, तो बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना है। 2ab कॉस थीटा है, तो 2ab तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में कोस ओमेगा टी का एवरेज लेना है। अब ध्यान से सुन बेटा, ए स्क्वायर का एवरेज तो ए स्क्वायर ही आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना है, याद कर 1/2, तो बी स्क्वायर बाई 2। 2ab एज इट इज, पर कोस थीटा का एवरेज कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 बन गया। तो आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। लेकिन आरएमएस निकालना है तो इसका पूरे का रूट लेना है, तो पूरे का रूट ले लिया, खत्म कहानी, आंसर आ गया, फैल गया आंसर। अरे बात क्लियर है, लल्लू है ये सर। आगे देखो, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है आपके पास। एसी वोल्टमीटर और एसी एमीटर बेटा हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, याद रखना बेटा। जैसे आपके पास जो डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर थे, वो किस पे काम करते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं, कि जितना करंट जाएगा उतनी कॉइल घूमेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा घूमेगी, ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा तो दिखाएगा। तो यानी कि एसी वोल्टमीटर और एसी एमीटर, सॉरी, जो डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर जो होते हैं बेटा, जो हमने पहले पढ़े थे, वो मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। बट यहां पर बेटा क्या है, आपके पास जो एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर है बेटा, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, हीट पे काम करते हैं, और जो हीट होती है वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होता है बेटा, वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आप करंट को 2 गुना करोगे तो डिफ्लेक्शन 4 गुना हो जाएगा, अगर आप करंट को 3 गुना करोगे तो डिफ्लेक्शन 9 गुना हो जाएगा। यानी कि यहां पर करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है बेटा, क्या, डिफ्लेक्शन इन द एसी वोल्टमीटर एंड एसी एमीटर। किस पे काम करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। आगे बेटा, अगर एसी में नॉर्मली वी एंड आई दे रखा है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि मान लो बोल दिया मेरे घर में आने वाली वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है बेटा, ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटा, आरएमएस इफेक्टिव वैल्यू है। यानी कि एसी करंट या एसी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट के रूप में दे रखी है, इसका मतलब वो मुझे इफेक्टिव वैल्यू दे रखी है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं, तुम्हें मजा आएगा, अच्छा लगेगा, देख के स्वाद आएगा। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन अभी करने लायक होंगे वो भी कर लेंगे, जो बाद में करने लायक वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। आओ ध्यान से देखो, एक एसी करंट की इक्वेशन दे रखी है 6 प्लस रूट 56 फलाना फलाना, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी। देखो पहले आप क्या करोगे, आई स्क्वायर निकालोगे। आई स्क्वायर कितना आएगा सर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर 56 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ जो भी है आपके पास ये अंदर 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू ए 12 इंटू बी रूट 56 इंटू साइन ऑफ जो भी है, इतना बड़ा सा मैं नहीं लिख रहा भाई साहब, बाहर में जाए। अब मुझे एवरेज निकालना है आई स्क्वायर का, तो आई स्क्वायर का एवरेज मतलब इसका एवरेज 36 का एवरेज प्लस में ये 56 तो बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ये जो पूरा है थीटा, इसका एवरेज थीटा लिख देता हूं, चलो इसको पूरे को थीटा बोल देता हूं, थीटा का एवरेज प्लस में 12 इंटू रूट 56 इंटू रूट 56 इंटू साइन थीटा का एवरेज। जरा मेरे बच्चे बता फटाफट से कितना आंसर आएगा। आई स्क्वायर का जो एवरेज निकल के आया, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज तो उतना ही आएगा 36 प्लस में 56 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है, तो 1/2 आ गया, प्लस में इसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 0। क्यों, क्योंकि 12 इंटू रूट 56 तो सही है बिल्कुल, लेकिन साइन थीटा का एवरेज कितना होता है बेटा फुल साइकिल के लिए 0। तो आंसर आएगा बेटा आई आरएमएस जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो आ जाएगा अंडर रूट में आई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आई थी, वो आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू आई थी बेटा आपके पास 36 इंटू 2 72 है ना, 7 5 12, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा बेटा आपके पास आरएमएस वैल्यू का करंट पूछ रहे हैं ना आपसे, रूट 56 है या क्या है, क्योंकि शायद हो सकता है गलती भी हो, कुछ ना कुछ बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पे, बट स्टिल वी विल चेक। कितना आएगा बेटा 56, ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, 28 आ जाएगा, 28 और 36 निकालना है, तो 28 प्लस 36, तो 8 और 6 14 और 3 2 6
3 2 5 और 1 6, सही है, सही आ रहा है, 64 आ रहा है 64, तो आंसर आ गया बेटा 8 एम्पियर। आंसर आ गया 8 एम्पियर। तो IRMS किसके बराबर आ रहा है? 8 एम्पियर के बराबर। दादा ने बोला 8 आएगा, तो 8 ही हो सकता है, उसके अलावा तो कोई आंसर हो नहीं सकता। यस 8 ही होगा, यस 8 ही है, यस 8 ही है। देख लो कैसे कदमों में मच्छर की तरह सवाल हो गया तुम्हारा 2024 इसी साल का सवाल। तुम माइंड मैप देख के जा रहे थे, मान लो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, 5-10 मिनट 1 घंटा बैठ के देख लिया कि चलो मेरा कुछ तो भला हो जाए, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, नहीं कर लोगे क्या भाई? साल भर की पढ़ाई तुम्हारे 1 घंटे के अंदर समाप्त हो गई, जो तुम 8 लेक्चर में करते हो। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कई बार ये छोटी छोटी चीजें काम की हो जाती हैं बेटा, और बहुत यूजफुल निकल के आती है कई बार ये माइंड मैप आप लोगों के लिए। रिवीजन तो आपका हो ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन से आपका फायदा क्या होगा बेटा? कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आप मेरी माइंड मैप शुरू से लेकर आखिर तक सॉल्व करो, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, जितने सवाल मैं तुम्हें माइंड मैप के अंदर कराऊंगा, उसके अंदर से कम 4 या 5 सवाल तो एज इट इज तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे, डेटा चेंज करके, उसी कॉन्सेप्ट पे। देख लेना तुम। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये वाला अभी मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, अभी कर लेंगे इसको, है ना? समझाने को तो अभी भी समझा सकता हूं, बट थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसको। आ जाओ, अभी हम समझते हैं नॉर्मल वाला। ये लो भाई साहब, IRMS पूछ रहे हैं आपसे, तो बताओ किसके बराबर आएगा? IRMS हो जाएगा बेटा आपके पास अंडर रूट में आई स्क्वायर का एवरेज। तो पहले आई स्क्वायर निकाल लो सर। आई स्क्वायर आ जाएगा सर I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में 2I1 I2 साइन थीटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ पे आ गया, इसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज आ जाएगा बेटा, इसका एवरेज कितना आएगा? I1 स्क्वायर तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होगा, होना नहीं हो, प्लस में I2 स्क्वायर तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में है, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होगा, होना नहीं हो, प्लस में I1 I2 एज इट इज रहे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया? साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आ गया, और इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज तो कितना हो जाएगा बेटा? साइन थीटा का एवरेज कितना होता है? 0 होता है। तो आपके पास अंडर रूट में एवरेज ऑफ आई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वो आ गया अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय में 2 मंचाऊं, खत्म। आंसर आ गया बेटा। देख लो कौन सा आ रहा है आपके पास, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट अपॉन रूट 2। ये सही है, पहला ही सही है अपने पास, ये ही अपना सही लग रहा है। ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो आपके पास कौन सा आएगा? यही आएगा, सही है। दादा ने बोला ए, तो ए देख लो, ठीक है बेटा। यस, बहुत बढ़िया, शानदार। ये वाला देख लो बेटा आपके पास I1 I2 सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल। देखो I1 साइन ओमेगा टी, I1 साइन ओमेगा टी, I2 कोस ओमेगा टी, I2 कोस ओमेगा टी। बस पूछने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। क्या कि ये नहीं पूछा कि आरएमएस वैल्यू बताओ, इसने बोला एक हॉट वायर एमीटर क्या रीड करेगा। तो मैंने आपको बताया था एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर को हॉट वायर भी बोलते हैं, क्योंकि हीटिंग पे काम करता है वो। तो वो क्या नापता है बेटा? एसी आरएमएस वोल्टेज नापता है, आरएमएस करंट नापता है। तो इसका मतलब IRMS पूछ रहा था, तो हमें करंट वैल्यू पता ही है। वैल्यू आया था आपके पास बी वाला, यहाँ पे इसके हिसाब से बी होगा। दादा ने बोला बी होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। चेक कर लो भाई, दादा कभी गलत नहीं होते। अरे क्लियर है क्या? सही है बालक, ऐसे सवाल होंगे तेरे। आ जाओ जी, आगे बढ़ा जाए। देखो ध्यान से, वोल्टेज दे रखी है, अप्लाई टू द प्योरली रेजिस्टिव वगैरह वगैरह। अभी प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव ये सर्किट थ्योरी में आते हैं, मैं पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद कर लेंगे। पहले देख लेते प्योर क्वेश्चन कोई है तो, ठीक है। प्योर क्वेश्चन अभी नहीं है, तो पहले आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ जी। इसके बाद बेटा आपके पास क्या आता है? आरएमएस वोल्टेज, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, ये सब निकालने में आप अब कंफर्टेबल हो चुके हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। क्या है? हमें 7 टाइप के सर्किट पढ़ने होते हैं। क्या बेटा? एसी सर्किट होते हैं बेटा, 7 टाइप के पढ़ने होते हैं बेटा हमें। क्या? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब इसके अंदर एक रजिस्टर है, एक एसी सप्लाई है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि एक कैपेसिटर है और एक एसी सप्लाई है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक इंडक्टर, एक एसी सप्लाई है। आरसी सर्किट, यानी कि एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस और एक एसी सप्लाई है। आरएल सर्किट, यानी कि एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक एसी सप्लाई है। आरएलसी सर्किट, यानी कि आरएलसी तीनों है और एक सप्लाई है आपके पास। ये आपके पास, और एलसी सर्किट, यानी कि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर है और एक सप्लाई है। तो ये 7 टाइप के सर्किट हमें पढ़ने होते हैं। तुम्हारे लिए धुआं ना हो जाए तो बताना मुझे, एकदम आसान चीज है। एक बार समझ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला। हालांकि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये चीज क्लास नोट से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। आप समझो कि मैं 5 मिनट में समझा पाऊंगा या 15 मिनट में समझा पाऊंगा बेटा, फिर तो सारी जेई की तैयारी 10 दिन में रैप अप हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। आप ये रिवीजन के तौर पे आप रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, है ना? अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ भी बेसिक नहीं आता, मैं बैठ के माइंड मैप से कर लूं बेटा, तो आप काम चोरी कर रहे हो, और उस काम चोरी का कोई
सेंस नहीं निकलेगा बेटा, है ना। क्योंकि 2 साल की तैयारी को आप सोच रहे हो कि मैं हर चैप्टर को 2-2 घंटे देके मैं कर लूँ, नहीं बेटा नहीं। मैं खुद कहूँगा फिर उस बच्चे के लिए इफेक्टिव नहीं है। पर जिस बच्चे ने क्लासरूम में पढ़ा है उसको मेरा एक एक शब्द, एक एक क्षण कीमती लगेगा और अपना भी एक एक क्षण वर्थ इट लगेगा ये सारा काम करने के लिए। आइए देखते हैं बेटा, आपके पास सबसे पहले आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ध्यान से देखिए बेटा, मान लो एक सप्लाई, ये सप्लाई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऐसी वोल्टेज दे रहा है इस रजिस्टर को। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां जो वोल्टेज होगी वही यहां वोल्टेज होगी, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस सारी की सारी वोल्टेज मिल गई। कितनी है बेटा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। अब अगर मुझे करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ जाए तो करंट क्या होता है बेटा, जैसे हम V इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं तो देखो किसी भी समय पर जो वोल्टेज होगी वो उस समय का करंट इंटू उस समय का रेजिस्टेंस होगा। सही बात है सर। तो किसी भी समय पर वोल्टेज किसके बराबर है सर, वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर को नीचे ले आया तो जो किसी भी समय पे जो करंट आया, यानी कि करंट की जो इक्वेशन आई वो किसके बराबर आ गई, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नोट बाई आर को मैंने क्या बोल दिया बेटा, आपके पास आई नोट बोल दिया, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी मिल गया। यानी सबसे खूबसूरत बात क्या मिल रही है बेटा यहाँ पे, कि जो आपके पास वोल्टेज का फेज था, फेज का मतलब होता है बेटा साइन और कोस के अंदर जो पूरी वैल्यू लिखी है, ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी माइनस 37, ओमेगा टी प्लस 53, जो भी ये साइन या कोस के अंदर लिखा है वो फेज होता है बेटा। तो इसे बोलते हैं बेटा कि यहां पर जो वोल्टेज का फेज था वही किसका फेज है बेटा, करंट का फेज है। तो हम ये बोलते हैं बेटा वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, यानी कि वोल्टेज और करंट सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेंस समझो आप पहले कि वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जब मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं फेज, कि जो एंगल उनके बीच का बिल्कुल सेम है अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास डायरेक्शन कैसे करते हैं बेटा, करंट की डायरेक्शन को अपन एक्स में डिनोट कर देते हैं। तो अगर करंट ऐसे है तो वोल्टेज भी ऐसे है, एक तरीके से डायरेक्शन वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं बेटा, वेक्टर की तरह। इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। तो अगर मैं बात करूं, इन इक्वेशन से पता लगा कि आई नोट किसके बराबर है, ई नोट बाई आर के बराबर है। यस। और ऐसी सी जो भी इक्वेशन होती है जिसके अंदर साइन के साथ सिर्फ एक टर्म लिखी है, साइन के साथ सिर्फ एक टर्म लिखी है, उनका आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होता है, सीधे सीधे ई नोट बाई रूट 2 या आई नोट बाई रूट 2। तो आई नोट को लिखा जा सकता है आई आर एम एस इंटू रूट 2, और क्या बोलते मतलब आई नोड कितना था बेटा, आई नोड बाई रूट 2 क्या था, आई आर एम एस। तो आई नोड को लिखा जा सकता है आई आर एम एस इंटू रूट 2, और ई नोड को लिखा जाता है बेटा ई आर एम एस इंटू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएंगे तो आंसर आएगा आई आर एम एस किसके बराबर है, आई नोड बाई रूट 2 के बराबर, ये तो पता ही है हमें। तो अगर हम ये फॉर्मुला लगाना चाहें, यही वाला फॉर्मुला हम लगाना चाहें तो किसमें लगा सकते हैं बेटा, आई आर एम एस में भी लगा सकते हैं। यही फॉर्मुला हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस, क्या ई आर एम एस अपॉन आर। क्या मेरी बात क्लियर है, यही फॉर्मूला हम आरएमएस में भी लगा सकते हैं। यानी कि V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला आप किस किस के लिए लगा सकते हो, यहाँ पे पीक वैल्यूज में भी लगा सकते हो और आरएमएस वैल्यूज में भी लगा सकते हो। और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चाहिए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए सीधे सीधे पता है बेटा, करंट वोल्टेज की इक्वेशन ये है तो करंट की इक्वेशन ऐसे निकलेगी। इक्वेशन निकालनी आ गई तो मजा आ जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट समझने की बात है बेटा सारी। क्या, सोचो ध्यान से, मान लेते किसी समय पर ये जो सप्लाई है बेटा, जो भी मेन सप्लाई है वो क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। किसी समय पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वोल्टेज, तो यही होगी, वोल्टेज किसके बराबर है, ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। अब जो क्यू है डिफरेंशिएट करो तो करंट मिल जाएगा, यानी कि इस सर्किट में जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट करो जरा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का आ जाएगा कोस ओमेगा टी, सही बात है सर, और ओमेगा टी का बाहर आ जाएगा ओमेगा, तो आंसर आया ओमेगा सी अपॉन इंटू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, इस न्यूमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होता है, इतना मैथ तो मुझे आता है। यानी कि क्या सुने क्या समझे, कहीं सुनेला सोने लग रहा है वाली बात, कहीं सुनेला लग रहा है। तो बेटा याद रखना क्या कि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर होता है। तो यानी कि अगर मैं इस ओमेगा सी को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाऊं, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 1 के भी नीचे ले जाऊं तो एक तरीके से ही तो लिखा है। तो ये क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू वी बाई आर समथिंग कुछ होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं इसको आई नोड बोल रहा हूं तो ये क्या है, आई नोड किसके बराबर होगा बेटा, वी नोड बाई आर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस है, जो 1 बाई ओमेगा सी क्या है, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोल के एक नाम दिया जाता है, वो होता है रिएक्टेंस। तो खाली कैपेसिटर सर्किट है तो उसका रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, XC के बराबर, और XC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। तो यानी कि अगर आपको इक्वेशन लगानी है V इज इक्वल टू आई आर यहां पे, तो यहां पर लिखोगे V नोड, या तो आप ये इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर वाली या तो आप पीक वैल्यूज के लिए लगा सकते हो या आप आरएमएस के लिए लगा सकते हो।
तो आप लिखोगे वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस की जगह क्या, रेजिस्टेंस जैसा कुछ, वो क्या है यहां पर एक्ससी, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्ससी और वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्ससी। इस तरीके से अगर मुझे वी नोट दे रखा है, ई नोट दे रखा है, तो मैं आई नोट निकाल सकता हूं कैसे, वी नोट बाय में एक्ससी यानी कि रेजिस्टेंस वी बाय में आर, तो मैं पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकता हूं। अब मैंने देखा करंट की जो इक्वेशन है वो तो कोस में है, ये इक्वेशन साइन में थी, तो मैं इसको भी साइन में कन्वर्ट करता हूं। मैंने लिखा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या है, कोस ओमेगा टी तो होगा। यस सर, यहां से समझ में आ रहा है बेटा मेरे को क्या, कि करंट का फेज इतना है, करंट का फेज मेरे लल्ला इतना है और वोल्टेज का फेज इतना है। अब दोनों टर्म साइन में है कि नहीं है सर, बिल्कुल है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। साइन के अंदर यहां तो ओमेगा टी है और यहां पर बेटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो समझ में आ रहा है किसका एंगल ज्यादा है बेटा, करंट का एंगल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, पाई बाई टू ज्यादा है, क्योंकि ओमेगा टी तो यहां भी था, ओमेगा टी यहां भी है, तो एक्स्ट्रा कितना है बेटा, पाई बाई टू एक्स्ट्रा है। इसलिए हमें पता होता है बेटा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होती है। वोल्टेज कौन सी, नेट वोल्टेज की बात हो रही है, और नेट वोल्टेज अभी इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस वाली वोल्टेज है। तो यानी कि जो भी वोल्टेज होगी वो करंट से कितना पीछे होगी बेटा, 90 डिग्री पीछे होगी, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, ऐसे बोल लो। ठीक है, तो आई आर एम एस आई नोड बाई रूट टू होता है। आई नोड को लिख सकते हैं बेटा वी नोड बाई में आर, आर की वैल्यू एक्सी आ गई, सब बता चुका मैं। यहां पर एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जैसा कुछ होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा, ओम में निकल के आ रही है। किसमें, ओम में। करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आगे है, ये बता दिया, फेज डिफरेंस बता रहा हूं मैं और कुछ नहीं। यहां पे लिखा हुआ देखो, मैंने बोला करंट को नीचे ऐसे लेटाते हैं, तो करंट को ऐसे लेटाया, करंट आगे है कितना, पाई बाई टू, यानी कि वोल्टेज पाई बाई टू पीछे है, तो पीछे की तरफ ले आओ, वोल्टेज यहां पे आ गई, वोल्टेज यहां पे आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है, सही बात है सर। अगला आ जाओ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी मैंने पूरा डेरिवेशन कर रखा है बेटा, माइंड मैप के अंदर भी पूरा डेरिवेशन कोई नहीं कराएगा, पर दादा कराएंगे। ध्यान से सुनो, अगर आपके पास इस सर्किट में जो ये सप्लाई है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की है, सर हर बार तो आप वोल्टेज ले रहे थे, अब करंट क्यों ले लिया? अरे भाई, जिससे आसान समझ में आए वो ले रहा हूं मैं, क्योंकि जो सप्लाई है वो वोल्टेज और करंट दोनों ही दे रहा है ना। तो मान लो मुझे इक्वेशन दे रही आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाई से मिला, तो मुझे पता है जो इस इंडक्टर के अंदर अगर करंट बदलता है तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस होता है, याद आ गया, बैक ईएमएफ। तो वो सेल्फ ये जो ईएमएफ होते हैं किसके बराबर होती है, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। मैग्नीट्यूड माइनस प्लस तो सिर्फ पोलैरिटी बताते हैं। तो जो ये जो इंडक्टर बैटरी की तरह काम करेगा, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, उसकी खुद की वोल्टेज के बराबर। खुद की वोल्टेज कितनी बेटा, एल डी आई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे आएगा ओमेगा एल कोस ओमेगा टी आई नोट के साथ। अब देख ध्यान से, ये वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी इनटू कोस ओमेगा टी होगा, तो यानी कि ये विनोद लिखा है। क्या लिखा है बेटे, एक तरीके से विनोद लिखा है। क्या लिखा है, विनोद या इनोद, इनोद या विनोद लिखा है। इनोद मतलब मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ, तो वो है बेटा आई नोट इंटू आर, जैसे कुछ लग रहा है ये आर, तो ये आर की जगह ये क्या है, एक्स एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैंने बार बार बोला वी इज इक्वल टू आई आर में कभी कभी आर होगा, कभी कभी एक्सएल होगा, कभी कभी एक्सी होगा, कभी कभी जेड होगा। अब v इज इक्वल टू आई आर जैसा फॉर्मूला आप हर में लगा सकते हो, सातों के साथ सर्किट में। v इज इक्वल टू आई आर जैसा फॉर्मूला आप सात के साथ सर्किट में लगा सकते हो, पीक वैल्यूज के लिए और आपके पास आरएमएस वैल्यू के लिए। पर हर बार आर की जगह आर ही होगा जरूरी नहीं है, आर केवल इस केस में प्योरली रेजिस्टिव में। बाकियों में अगर प्योरली कैपेसिटिव है तो रेजिस्टेंस की जगह एक्सी आ जाएगा, प्योरली इंडक्टिव है तो रेजिस्टेंस की जगह एक्सएल आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये विनोड है तो विनोड इज इक्वल टू इनोड, विनोड इज इक्वल टू यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर जैसा कुछ है, तो ये आर क्या है बेटा, एक्सएल बोल दे। क्या बोल दिया, एक्सएल। तो एक्सएल का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, ओमेगा एल। और ये भी क्या है बेटा, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ है तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ओम होगी। यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा इनोद की वैल्यू कोस ओमेगा टी है, तो इसको मैं ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देख बेटा, इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको लिख सकता हूं बेटा क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो करंट में ओमेगा टी था और वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो कौन आगे बेटा, वोल्टेज आगे। यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है 90 डिग्री। तो करंट ऐसी है तो वोल्टेज आगे की तरफ ले गए। देखो ध्यान से डायग्राम बना रखा है, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ 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 यस। आगे बढ़ते आगे देखिए बेटा, आगे आरएल सर्किट की मैं बात करूं तो आरएल सर्किट के अंदर आपने देखा बेटा क्या है, एक्सएल यानी कि एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, सारे काम वही करेंगे बेटा। मान लो इस सप्लाई ने करंट दिया आई नोट साइन ओमेगा टी, सही बात है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, सारा काम फेजर से समझेंगे, फेजर से। याद रखना बेटा क्या, मजा आ जाएगा तुझे। हमेशा रजिस्टर ऐसे ड्रॉ कर ले,
एक्सएल ऊपर ड्रॉ कर लियो, एक्सी नीचे ड्रॉ कर लियो, रजिस्टर ऐसे ड्रॉ कर लियो, एक्सएल ऊपर की तरफ, एक्सी नीचे की तरफ। ये 3 वेक्टर मान लिए, एक रेजिस्टेंस वेक्टर, एक एक्सएल वेक्टर और एक एक्सी वेक्टर। इन 3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा बेटा? नेट रेजिस्टेंस होगा। इसको बोला जाता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोला जाता है? इंपीडेंस। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, वैसे V इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है। जेड मतलब नेट रेजिस्टेंस, जेड क्या है बेटा? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये जेड निकलता कैसे है बेटा? आर, एक्सएल और एक्सी 3 वेक्टर मान लो और क्या कर लो? रिजल्टेंट ले लेना उनका। अब देखो इस केस में आर है, एक्सएल है, एक्सी तो है ही नहीं, तो एक वेक्टर आर और एक वेक्टर एक्सएल, तो जेड कितना आएगा बेटा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी कि एक वेक्टर है रेजिस्टेंस आर और एक वेक्टर है एक्सएल, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। तो कहीं यहां पे आ गया। याद रखना, जैसे ही आपको जेड मिल गया, जेड मतलब नेट रेजिस्टेंस, तो जिस डायरेक्शन में जेड होगा उस डायरेक्शन में नेट वोल्टेज होगी। यानी कि करंट की इक्वेशन दी थी ना, तो अगर मैं इसमें बैटरी के द्वारा जो नेट वोल्टेज है उसका फेज पूछूं तो मुझे समझ में आएगा कि जिस डायरेक्शन में जेड है उसी डायरेक्शन में नेट वोल्टेज होती है बेटा। और आई यहां पर है, तो करंट से कितना आगे है बेटा? नेट वोल्टेज अल्फा एंगल आगे है। तो मैं आई की इक्वेशन दे रखी है, मुझे वी की लिखनी है, तो क्या लिखूंगा बेटा? मैं वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना आगे है बेटा वोल्टेज? करंट से कितना आगे है? अल्फा, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख दूंगा। देख लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ध्यान से देख। वी नोड निकालना हो आई नोड इंटू जेड कर दो, वी आर एम एस निकालना हो आई आर एम एस इंटू जेड कर दो। जेड की डायरेक्शन में ही नेट वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में ही नेट करंट होगा। ये फेजर का शॉर्ट ट्रिक है, ये मान लो। अब बेटा ध्यान से देखो, वी नेट की यानी कि इस बैटरी से जो, यानी कि इस सोर्स से जो वोल्टेज निकली वो क्या है? वो है आपके पास V इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट तो यहां से निकल ही जाएगा, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट से कितना आगे? अल्फा आगे, तो ओमेगा टी में अल्फा जोड़ दिया क्योंकि अल्फा आगे है। कौन? वोल्टेज आगे। तो वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी थी, मिली किसकी? ठीक इसके अपने पास करंट की। तो करंट के फेज जो भी है उससे कितना आगे है? अल्फा आगे, तो अल्फा ऐड कर दिया उसके अंदर। सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखो ध्यान से, यहां पर आप देख पाओगे, देख पा रहे हो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या पूछा? इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी कि टाइम के फंक्शन, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ टाइम के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा? V इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट कौन सा? इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। तो वी नॉट किसके बराबर होता है बेटा? आई नोड इंटू आर के बराबर। तो आई नोड ही है, पर इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? एक्सएल के बराबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आई नोड इंटू एक्सएल। अब ये इंडक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन निकालना अपना धर्म है। तो ध्यान से देखो, V इंडक्टर वाली वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टर वाली मैक्सिमम वोल्टेज, वो कितना होगा? करंट इंटू एक्सएल, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंटू साइन ऑफ किसका फेज पता है बेटा? इसमें जाने वाले करंट का फेज पता है, वो कितना है? ओमेगा टी। तो इंडक्टर में अभी अभी देखा, इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो कितना आगे होती है? पाई बाई टू आगे होती है। तो पाई बाई टू क्या हो गया बेटा? आगे हो गया। कौन? वोल्टेज। किसका? इंडक्टर का वोल्टेज। यानी कि इस सर्किट की नेट वोल्टेज नहीं, इस सर्किट में जो वोल्टेज इंडक्टर वाली है वो करंट से कितना आगे है बेटा? पाई बाई टू, इसलिए पाई बाई टू ऐड कर दिया, तो पूरी इक्वेशन मिल गई। अब बता, रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखनी है, तो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज लिखना है, तो क्या लिखूंगा? V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, वो कितना होगा? आई नोड इंटू रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, वो है R, वो तो R ही है, इंटू साइन ऑफ फेज कितना लिखूं? तो याद कर, रेजिस्टेंस में जो करंट का फेज होता था वही वोल्टेज का फेज है। तो करंट का फेज बेटा, इसमें जाने वाले करंट का फेज ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज भी ओमेगा टी होगा। यस, तो यानी कि मुझे सब कुछ पता लग गया। मुझे नेट वोल्टेज पता लग गई, मुझे नेट रेजिस्टेंस पता लग गया, यानी कि जेड पता लग गया। मुझे किसी भी समय पर अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूं या इक्वेशन निकाल सकता हूं, यानी कि और इसके अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले VL बताओ, VL मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, वो तो वेरी कर रहा है, तो मैंने खाली बोला VL बता, फिर भी मैं पूछ रहा हूं VL बता, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? VL का RMS वैल्यू पूछ रहा हूं। तो VL का RMS किसके बराबर होगा बेटा? IRMS इंटू उसका रेजिस्टेंस XL हो गया। और रेजिस्टेंस का आरएमएस वैल्यू बताओ, मतलब रेजिस्टेंस की वोल्टेज बताओ, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बताओ, यानी कि मैं आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा हूं। आरएमएस किसके बराबर बेटा? आईआरएमएस इंटू आर के बराबर हो जाएगा। खत्म कहानी, मजा आ गया, वाह वाह, मजो को मजो, काम को काम। आगे देखो ध्यान से, ये इतने प्यारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे कि तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, तुम हर 15 मिनट में एक चैप्टर को रिवाइज कर डालोगे। इससे माइंड मैप का असली मकसद तो ये है, बहुत मेहनत लगती है,
ये रिकॉर्ड तो मैं आपके लिए, ये लेक्चर तो आपकी जो नज़रों के सामने आएगा वो लेक्चर 1.5 घंटे अगर 2 घंटे का आएगा, पर मुझे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में 6 घंटे लगे हैं बनाने में। क्यों? क्योंकि पहले जो लिखा है ना बेटा हाथ से छोटा छोटा, पूरा चैप्टर 10 स्लाइड के अंदर, 10 या 12 स्लाइड के अंदर पूरा चैप्टर लिख दिया। देखो ध्यान से, यहां तक पहुंचे 1 2 3 4 5 6 स्लाइड ये हो गई आपके पास, और 2-4 आगे बची होंगी, है ना। 7 8 9 10 और एक लास्ट में और एक 11। तो 11 स्लाइड के अंदर बेटा मैंने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया तुम्हारा। तो जो लिखने में एफर्ट लगते हैं ना और दिमाग लगता है कि हमें कितना छोटा से छोटा लिखें, सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करें, तो आपकी इससे बेहतर शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते। तो वैल्यू करें कंटेंट का। एक इंसान आए हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन लाए हैं, और आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स, आप लोगों के लिए माइंड मैप, आप लोगों के लिए PYQ सीरीज, आप लोगों के लिए फ्री सीरीज, आपके लिए मंजिल सीरीज, आपके लिए बैचेस, इतना कुछ मिलता है आपको साल भर। अब सिलेक्शन आप भी नहीं लाए तो कौन कसूरवार होगा बेटा? आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब तो आपकी है ना बेटा। ये PW फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, और जितना वो दे सकती है वो दे रही है बेटा। चलिए आइए आगे बेटा बढ़े। तो आरसी सर्किट की बात करता हूं बेटा। आरसी सर्किट में मतलब क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा, एक कैपेसिटेंस होगा। तो वही वाला काम, मान लो करंट की इक्वेशन ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बताओ जैसे V इज इक्वल टू आई आर होगा तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई जेड होगा। तो V नॉट यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर होगी? आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू तो पता ही है, जेड और निकाल लो। अब जेड के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? रेजिस्टेंस को ऐसे बना लो, एक्सएल को ऐसे, एक्सएल एक्सी को नीचे। एक्सएल तो है ही नहीं, तो दो वेक्टर, एक तो आर और एक नीचे की तरफ क्या एक्सी, एक आर और एक नीचे की तरफ क्या एक्सी, एक आर एक नीचे की तरफ क्या एक्सी, आर एक्सी, आर एक्सी। दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट कितना होगा? आर का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट, आर का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। जिस डायरेक्शन में जेड होगा उसी डायरेक्शन में नेट वोल्टेज होगी। तो यानी कि नेट वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे तो देखो जेड इधर है तो ये एंगल अल्फा है, तो वेक्टर लगाओगे तो tan अल्फा किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर भी आप अल्फा निकाल सकते हो, देखो लिखा भी हुआ है। ये अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्सएल बेस आर। तो tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है, अननोन नहीं है। ऐसे ही यहां पे कितना एंगल पीछे है? वोल्टेज। देखो वोल्टेज, करंट यहां पे था, आर की डायरेक्शन में करंट होता है, और वोल्टेज कहां होता है बेटा? नेट वोल्टेज कहां होती है? नेट वोल्टेज कहां होती है बेटा? आपके पास जेड की डायरेक्शन में। नेट वोल्टेज की बात कर रहा हूं, तो जेड क्या है? जेड इधर था, तो जेड की डायरेक्शन निकालनी है तो इसको इधर ले आओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा होता है, तो tan अल्फा किसके बराबर है? एक्सी अपॉन आर। तो यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट से अल्फा एंगल पीछे है। तो अगर मुझे करंट का फेज पता है तो मैं वोल्टेज लिख सकता हूं। तो वोल्टेज किसके बराबर होगा बेटा? वी नोट साइन ऑफ, करंट का फेज ओमेगा टी है तो अल्फा कम कर दो तो माइनस अल्फा लिख दिया। अल्फा की वैल्यू भी पता है अब हमें। अगर मुझसे पूछे कि कैपेसिटर की वोल्टेज बताओ, कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन बताओ, तो क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू वी नोट। वी नोट कौन सा? कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम। ये वाला वी नोट मत लिख देना भैया गोचू, ये लिख दोगे गलत हो जाएगा। ये वी नोड क्या है? नेट वोल्टेज का, यानी कि जो सप्लाइड वोल्टेज है उसका मैक्सिमम वैल्यू है वी नोड। मैं बोल रहा हूं वी नोड सी, इसका मतलब क्या है बेटा? कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, वो किसके बराबर होगा? मैक्सिमम करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस एक्सी, यानी कि ये हो जाएगा बेटा आई नोड इंटू एक्सी। साइन ऑफ, करंट से, करंट आगे होता है किससे बेटा? वोल्टेज से। तो वोल्टेज कितना पीछे था बेटा? कैपेसिटर। कैपेसिटर की वोल्टेज, खाली कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। तो करंट ओमेगा टी है तो यहां पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वोल्टेज किसकी निकाल रहे हैं? कैपेसिटर की। रजिस्टर के लिए लिखोगे बेटा, रजिस्टर की मैक्सिमम वोल्टेज वो होगा मैक्सिमम करंट इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस, वो है आर, इंटू साइन ऑफ। तो जो करंट का फेज है वही रजिस्टर में वोल्टेज का फेज होता है, तो रजिस्टर की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आएगी बेटा? वही, फेज तो सेम आएगा तो ओमेगा टी लिख दिया। मजो को मजो, काम को काम। आगे देख ले बेटा, आगे आता है बेटा आपके पास एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में क्या है? एक एक्सएल है यानी कि इंडक्टर है, एक एक्ससी है यानी कि कैपेसिटर है। अगर मैं बात करूं जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता था, वैसे वी नोड इज इक्वल टू आई नोड, यहाँ पे आई नोड लिख देना, आई नोड इंटू जेड होता है। सही बात है सर। अब जेड कैसे निकाले सर? तो देखो जेड कैसे बताया था, आर ऐसे लिख दो, एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे। तो आर तो है ही नहीं सर, तो दो ही वेक्टर है, एक ऊपर एक नीचे। अब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला एक्सएल माइनस एक्सी, जो भी बड़ा होगा, मान लो एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा, तो वैसे ही पॉजिटिव आंसर आएगा। और एक्सी बड़ा है और एक्सएल छोटा है तो जेड को तो पॉजिटिव मिलेंगे, वो डायरेक्शन बदल जाएगी बस। तो जो जेड है बेटा वो पॉजिटिव में लिखना है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का मोड क्या आएगा? यहाँ पे जेड की वैल्यू आएगी। अब ये समझ में आ गया बेटा, नेट वोल्टेज या तो बिल्कुल ऊपर होगी या बिल्कुल नीचे होगी। क्यों? क्योंकि नेट वोल्टेज क्या होती है बेटा? जेड की डायरेक्शन में। जेड की डायरेक्शन कहां है बेटा? अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से
तो ऊपर वाला वेक्टर बड़ा है नीचे वाले से, तो नेट z कहां पे आएगा? ऊपर। नेट z ऊपर आएगा तो नेट वोल्टेज भी ऊपर आएगी। और अगर एक केस है जहां पर xc बड़ा है xl से, तो नेट z कहां पे आएगा? नीचे। z की वैल्यू कहां पे आएगी? नीचे। तो z नीचे है तो v भी नीचे, यानी कि नीचे की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि इस केस में जो नेट वोल्टेज होगी वो करंट से या तो पाई बाई टू आगे होगी। पाई बाई टू आगे कब होगी बेटा? जब एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, क्योंकि रिजल्टेंट ऊपर आ रहा है जेड का। और जब एक्ससी बड़ा है एक्सएल से तो रिजल्टेंट आ रहा है नीचे की तरफ, एक्ससी माइनस एक्सएल, और करंट ऐसे है, तो उस समय में वोल्टेज पीछे है करंट से कितना? पाई बाई टू। तो यानी कि इस केस में, इस पूरे केस में दो चीजें हो सकती है, या तो नेट वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे होगी या करंट से पाई बाई टू पीछे होगी। तो देखो करंट के लिए वोल्टेज कैसे लिखेंगे बेटा? V इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वी नोट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्यों? क्योंकि माइनस कब आएगा? जब वोल्टेज पीछे है। पीछे कब है बेटा? जब एक्सी ज्यादा है एक्सएल से, और जब एक्सएल ज्यादा है एक्सी से तो ऊपर की तरफ वोल्टेज आ रही है, तो करंट से आगे है तो आगे, तो वी नोट मिल गया। सेम वही जैसे अगर मैं इंडक्टर के अगर उस वोल्टेज की इक्वेशन पूछूं, तो इंडक्टर के अगर उस मैक्सिमम वोल्टेज वो होगा आई नोट इंटू एक्सएल, आई नोट इंटू किसका? इंडक्टर का रेजिस्टेंस वो एक्सएल है। साइन ऑफ, अब हमें पता है इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो करंट से पाई बाई टू आगे होता है। खाली इंडक्टर में जो पोटेंशियल है वो पाई बाई टू आगे है। अब कैपेसिटर का पूछेंगे तो कैपेसिटर में कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू एक्सी, वोल्ट मतलब करंट इंटू आपके पास रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इंटू साइन ऑफ करंट के फेज से पीछे कितना होता है? पाई बाई टू। भैया वोल्टेज कैपेसिटर में वोल्टेज पाई बाई टू पीछे होता है, किससे बेटा? करंट से। तो सारी इक्वेशन ए टू जेड चित्र तेरे पन्ने पे उतार दिए। आगे देख बेटा, एलसीआर सर्किट जितना अब तक पढ़ा है वो कंबाइन हो गया है, बस और कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। देख क्या बोला था मैंने? एक आर को ऐसे बनाना, एक्सएल को ऐसे, एक्ससी को ऐसे बना दिया। अब इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो जेड की डायरेक्शन होगी। तो बता, दो केस बना लिए मैंने। एक बार एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां गया? ऊपर आ गया, एक्सएल माइनस एक्ससी। एक आ गया आर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये आ गया जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू भी निकल आई। जेड की डायरेक्शन निकालनी है तो जेड और करंट तो इसी डायरेक्शन में वी नेट होगा। तो बताओ ये अल्फा निकालना है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा आ गया बेटा आपके पास, टेन अल्फा एक्सएल माइनस एक्ससी। यहां फिर मैंने लिख दिया एक्सएल माइनस, इस केस में हाँ यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा भी निकल के आ गया। अब अगर मुझे निकालना है क्या? वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन दे रखी है, वोल्टेज की निकालनी है, नेट वोल्टेज की, तो वो किसके बराबर होगा? नेट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, वो जेड है, इंटू साइन ऑफ। अब बता वोल्टेज कितना आगे है इस केस में? करंट से, करंट आर की डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज जेड की डायरेक्शन, तो वोल्टेज आगे है, कितना आगे? अल्फा आगे। तो करंट का फेज ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? अल्फा ज्यादा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? खत्म कहानी, चुटकियों में आंसर आ गए। अगला देख, जब एक्ससी ज्यादा एक्सएल से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? नीचे आएगा, तो एक्ससी माइनस एक्सएल आ गया, ये आर हो गया। तो अल्फा इनका रिजल्टेंट कहां पे आ गया? जेड यहां पे आ गया, तो जेड की वैल्यू इनका रिजल्टेंट आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ये जेड आ गया। जेड की डायरेक्शन में क्या होगा? वी नेट होगा। जेड की डायरेक्शन में ही क्या होगा बेटा? वी नेट होगा। और इसकी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? आई होगा। तो यहां पर देख पा रहे हो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, तो वोल्टेज कितना पीछे है? अल्फा एंगल पीछे है। तो अल्फा निकालना पड़ जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा होता है, टेन अल्फा निकल गया। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी वो कितना लिखेंगे बेटा? मैक्सिमम वोल्टेज, वो आई नोट इंटू नेट रेजिस्टेंस होगा जेड, साइन ऑफ किसका फेस पता है? करंट का, जबकि वोल्टेज तो पीछे है, तो कितना कम कर दो? माइनस अल्फा कर दो बेटा, क्योंकि किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं? वोल्टेज की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो हेल्प किसकी लेंगे? करंट की हेल्प लेंगे। निकाल दिया आंसर। अब तुमसे कोई पूछे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर की मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू एक्सएल इंटू साइन ऑफ, इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? पाई बाई टू आगे होता है, तो ओमेगा टी में पाई बाई टू ऐड कर दिया, जो भी इसका फेस था उसमें पाई बाई टू ऐड कर दिया। अब कोई पूछे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन बताओ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू एक्ससी इंटू साइन ऑफ, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, तो करंट का जो भी फेस था ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी में पाई बाई टू घटा दिया, माइनस पाई बाई टू आ गया। और कोई पूछे रेजिस्टेंस की इक्वेशन, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज लिखोगे तो रेजिस्टेंस में मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू आर इंटू साइन ऑफ, जो करंट का फेज है वही यहां पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर फेज सेम होता है। सही है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई तुमसे पूछे इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू एक्सएल, कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू एक्ससी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आई नोट इंटू आर, जो ये लिखे हुए हैं देखो ध्यान से। कोई पूछे आरएमएस वैल्यू, तो इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, वी आर एम एस
कैपेसिटर के अक्रॉस आई आर एम एस इंटू एक्सी, और कैपेसिटर सॉरी रजिस्टर के अक्रॉस आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर। खत्म कहानी। ये सारी चीजें तेरे को एकदम धुआं धुआं हो जानी चाहिए, रिकॉल हो जानी चाहिए क्लास से। अब बात आता है बेटा सर्किट के अंदर पावर कैसे लिखते हैं। किसके अंदर बेटा? एसी सर्किट के अंदर पावर कैसे लिखी जाए। एसी सर्किट के अंदर पावर कैसे लिखी जाए, तो देखिए ध्यान से पावर के बारे में। सबसे पहले नॉर्मल कोई पावर का फॉर्मूला पूछता तो क्या बोलते बेटा? आप सर्किट में बोलते हैं जो सप्लाई हो रही है, जो पावर सप्लाइड है, यानी कि जो भी सोर्स लगा रखे वो कितनी पावर सप्लाई करेगा, तो वो करेगा करंट इंटू वोल्टेज। अब करंट भी वेरिएबल है, वोल्टेज भी वेरिएबल है। मान लो करंट का फेस ओमेगा टी है, वोल्टेज का फेस ओमेगा टी प्लस फाई है। मतलब ये क्या दर्शा रहा है बेटा कि करंट और वोल्टेज में कितना गैप है? फाई का गैप है। और कौन आगे है? वोल्टेज आगे। तो मुझे मान लो इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए सिंपल है, उस समय का करंट और उस समय की वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। उस समय का करंट कितना है? आई नोट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज कितना है? वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। खत्म कहानी। ये तो सिंपल फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर का, यूजफुल नहीं है, मजा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं। यूजफुल क्या है बेटा? पावर एवरेज का फॉर्मूला। पावर एवरेज का फॉर्मूला निकालने चलोगे तो एवरेज पावर, पावर किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम का फंक्शन होता है तो एवरेज कैसे निकलता है? पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, बताया था। अब जब इसको सॉल्व करने चलोगे बेटा तो ये पूरा लेंदी मेथड है, पूरा इंटीग्रेशन वगैरह लगा के अगर सॉल्व करोगे बेटा, कुछ नहीं करना। साइन ए साइन बी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दे, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, समथिंग कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है। सॉल्व करेगा, आखिरी में तेरे कदमों में आंसर क्या आएगा वो याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पावर एवरेज का फॉर्मूला आएगा बेटा वो ये आएगा, क्या? आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई बाई 2। फाई क्या है? ध्यान रखना, फाई है करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। करंट का फेज ओमेगा टी था, इसका ओमेगा टी प्लस फाई, तो डिफरेंस कितना आया? फाई का। तो यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है पावर का वो किसके बराबर है? आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई बाई में 2। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो आई नॉट बाई √2 होता है आई आर एम एस, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से आई आर एम एस किसके बराबर आएगा? आई नॉट बाई √2 आएगा। और वी नॉट बाई √2 किसके बराबर आएगा बेटा? इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी सी इक्वेशन होती है, तो आरएमएस कितना आता है? वी नॉट बाई √2। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा आई नॉट बाई √2 वी नॉट बाई √2, वो हो गया आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर के। इस कॉस फाई का नाम रख दिया बेटा पावर फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कॉस फाई क्या है बेटा? पावर फैक्टर। अब आप कॉस फाई देखोगे, ध्यान से देखो, मान लो एलसीआर सर्किट है, आर इधर, मान लो एक्सएल बड़ा है तो एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी इधर, तो आर इधर आ गया, आर इधर आ गया तो नेट वोल्टेज इधर आ गई, नेट करंट इधर है, तो यही एंगल तो फाई है बेटा। तो यहां से आप देखो कोस फाई किसके बराबर होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आर है, हाइपोटेनियस जेड है, तो कोस फाई का एक फॉर्मूला और आ गया आर बाई जेड। हमेशा याद रखना, हमेशा वैलिड है। कोस फाई का एक फॉर्मूला आ गया आर बाई जेड। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं दोबारा अलग अलग तरीकों से, तो एक फॉर्मूला था आई नोट वी नोट बाई 2 कॉस फाई, अगला फॉर्मूला था आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई को आप लिखना चाहो तो आर बाई जेड रख सकते हो। तो देखो ध्यान से, वी किसके बराबर होता है? वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। वी इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे एलसीआर सर्किट के लिए, तो नेट रेजिस्टेंस कितना है? जेड के बराबर। तो वी आर एम एस को लिखा जा सकता है आई आर एम एस इंटू जेड, तो आई आर एम एस का तो स्क्वायर हो जाएगा z मल्टीप्लाई में और r बाई जेड मल्टीप्लाई में, तो z से z कट गया तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर आ गया। एक फॉर्मूला ये आ गया एलसीआर सर्किट के लिए, एवरेज पावर का फॉर्मूला एक और आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। एक और फॉर्मूला देख लो, इसको हम लिख सकते हैं बेटा आपके पास क्या, i को लिख सकते हैं v बाई जेड, वी आर एम एस बाई जेड, तो वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे z का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वहां पे r तो था ही, तो r आ गया, तो वी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। ये आपके पास क्या आ जाएगा बालक? ये आपके पास आंसर आ गया पावर एवरेज का। कुछ फॉर्मूले आ गए नए नए। अब आपके पास आप देख पा रहे हो बेटा पावर एवरेज, जो एवरेज पावर हो मैक्सिमम कब होगी बेटा? देख के ही बता सकते हो, जब cos फाई किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो cos फाई 1 कब होगा बेटा? जब r बाई जेड 1 होंगे। r बाई जेड होने का मतलब 1 का मतलब क्या है? z बराबर r हो जाए। z बराबर r कब होगा? तो z की वैल्यू है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाए, तभी तो नेट रेजिस्टेंस नेट जेड किसके बराबर हो जाएगा? उसके बराबर आ जाएगा। भैया ये वाला जो वेक्टर है जेड वेक्टर, उसका ये इधर कब आएगा? जब ये 0 ही हो जाए। तो ये 0 कब होगा? जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। तो यहाँ की जो पावर मैक्सिमम होती है वो कब होती है बेटा? जब आपके पास कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाए,
फाइव कोस फाइव की वैल्यू 1 होने का मतलब r बाई जेड की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि z बराबर r हो जाए। मैथमेटिकली z की वैल्यू r के बराबर पुट करोगे तो एक्सएल बराबर एक्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि ऊपर नीचे वाला वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, एक ही वेक्टर बचा। नेट z भी इधर है, नेट i भी इधर है, नेट वोल्टेज भी इधर है। z भैया जब z निकालते हो 3 वेक्टर लेते हो, r वेक्टर, एक्सएल वेक्टर, एक्सी वेक्टर। एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो नेट कितना आएगा बेटा, r आएगा तो आर ही क्या है बेटा, जेड है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये जेड हो गया। और यही डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन में वोल्टेज होता है और यही डायरेक्शन में करंट था, तो बेटा एंगल कितना हो गया बेटा, करंट और वोल्टेज के बीच में 0 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। बहुत बढ़िया। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर मैक्सिमम होती है। अगर सप्लाई जो एक सप्लाई वोल्टेज लगा दूं और खाली एक रेजिस्टिव सर्किट और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो बेटा उसके अंदर पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कुछ आपकी हिंट के लिए, आपके लिए आसान कर दिया मैंने सारी चीजें, जितना हमने पढ़ा है आपके लिए समराइज कर दिया कि अगर मेरे पास प्योर आर सर्किट है तो आर जेड की वैल्यू यानी कि इंपेडेंस नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही होगी। अगर टाइप ऑफ सर्किट प्योर सी है, प्योरली कैपेसिटिव है, तो नेट रेजिस्टेंस एक्ससी के बराबर होगा। प्योर टाइप ऑफ सर्किट प्योर एल है तो जेड की वैल्यू नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सएल के बराबर होगी। आरएल सर्किट है तो आरएल का मतलब एक्सएल ऊपर आर इधर, तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, एक्सएल स्क्वायर माइनस आर, सॉरी आर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। मान लो आरसी सर्किट है तो आर इधर एक्ससी नीचे, तो आर स्क्वायर और एक्ससी का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ गया बेटा आपके पास, नेट रेजिस्टेंस आ गया या रिएक्टेंस आ गया, इंपीडेंस आ गया। तो कुल मिला के इस तरीके से मैंने आपके लिए सारी चीजें आसान कर दी। इसको चाहो तो आप देख सकते हो, सारी चीजें पढ़ा दी है मैंने, इस पर मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, बस आपके लिए शॉर्टकट कर दिया। माइंड मैप का भी माइंड मैप कर दिया भाई साहब, मैं अलग ही इंसेप्शन खेल रहा हूँ, मैं माइंड मैप के अंदर भी माइंड मैप दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बना दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अलग ही इंसेप्शन चल रहा है अपना। आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बेटा। अब आता है बेटा रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। क्या बेटा, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अब एक बात समझिए, मान लो अपने पास सर्किट है एलसीआर सर्किट, ये आर हो गया, ये सी हो गया, ये एल हो गया, इसका आर का आर है, ये एक्सी है और ये एक्सएल है चाहिएगा तो बेटा एक बात समझिए, मान लो ये मैंने सप्लाई दी ई नोड साइन ओमेगा टी की, तो आई नोड किसके बराबर होगा, वी बाय आर, तो वी तो कितना है बेटा ई नोड, रेजिस्टेंस कितना है बेटा जेड। ध्यान से देखो बेटा, आई नोड किस पे डिपेंड कर रहा है, ई नोड आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर। अब एक बात समझो, अगर आप समझ पा रहे हो तो एक्सएल क्या होता है सर, ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है सर, 1 बाय ओमेगा सी। यानी कि ये जो एम्पलीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बदल दूं। मान लो मैं बाजार से रेजिस्टेंस लाया तो आर की वैल्यू फिक्स हो गई, कैपेसिटर लाया तो सी की वैल्यू फिक्स हो गई, इंडक्टर लाया तो एल की वैल्यू फिक्स हो गई। पर अगर मैं ये सोर्स है, इस सोर्स की ओमेगा चेंज कर सकता हूं, यानी कि मेरे पास पावर है, मेरे पास जो सोर्स है उसका ओमेगा चेंज करने की मेरे पास शक्ति है, तो अगर ओमेगा वेरी कर दूंगा तो एक्सएल और एक्सी वेरी होंगे, एक्सएल एक्सी वेरी होंगे तो आई भी क्या होगा बेटा, वेरी होगा। तो हमने ये पाया, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी हो या कौन सी ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो बेटा जिसके कोरिस्पॉन्डिंग ये जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए। सर एम्पलीट्यूड तो खुद से मैक्सिमम होता है, अरे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी करंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम किसके बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। पर यहां पर मैं बोल रहा हूं फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी बदलने से एम्पलीट्यूड भी बदल रहा है, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखिए, ये आई नोड है जो ई नोड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर है। अगर मैं चाहता हूं ई नोड बाई जेड है ये, अगर मैं चाहता हूं ई नोड को मैक्सिमम करना तो मुझे जेड को मिनिमम करना पड़ेगा। अब बता जेड क्या है, ध्यान से सुनना, जेड है बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है क्योंकि दोनों स्क्वायर है। अब अंडर रूट के अंदर दो टर्म से दोनों पॉजिटिव दोनों ऐड हो रही है, तो ये मिनिमम करनी है। मिनिमम कब होगी बेटा, इसको तो जीरो कर नहीं सकते क्योंकि आर की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है ही, इनको जीरो बना सकते हैं क्योंकि ये और ये बराबर हो जाए तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव में सबसे जीरो वैल्यू कम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो बेटा। तो यानी कि ये वैल्यू कम से कम कितनी कर सकते हैं, जीरो ही कर सकते हैं, जीरो से कम तो नहीं सकती, नेगेटिव तो नहीं सकती, क्यों, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो यानी कि अगर आपको जेड को मिनिमम करना है तो इसको आप जीरो बना दो, इसको जीरो बनाने चलोगे तो एक्सएल बराबर एक्सी करोगे तो ओमेगा किसके बराबर आ गया बेटा, 1 बाई अंडर रूट एल सी। ये होता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू अगर 1 बाई अंडर रूट एल सी के बराबर रखोगे तो आपको आई नोड की जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे हाईएस्ट मिलेगी, इतिहास की सबसे हाईएस्ट इस सर्किट के लिए।
क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि एक एलसीआर बाजार से लिया, एक सप्लाई लगा दी, उसमें अगर उस सप्लाई की जो वोल्टेज सेट करे वो इसके बराबर करे, तो जो करंट की वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, वो भी सबसे मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये ओमेगा आर क्या है बेटा आपके पास? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, तो 2π नीचे ले जाओ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वाली किसके बराबर आ गई बेटा? 1/2π अंडर रूट में LC। क्या मेरी बात क्लियर है? ये खत्म, ये खत्म। अब आप देख पा रहे हो आई नोड और फ्रीक्वेंसी को जब हमने किस पे प्लॉट किया बेटा? आई नोड और इस पे ये फंक्शन प्लॉट किया, तो जब Z को हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो एक Z ऐसा आ रहा है बेटा, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है जब ये वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम हो जा रही है। उसके अलावा ये ग्राफ क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक होता है। उसके अलावा किसी भी कोई भी करंट किन्हीं दो वैल्यूज के लिए मिलेगा। जैसे मान लो ये वाला करंट है, ये वाला करंट इस फ्रीक्वेंसी पे भी आएगा और इस फ्रीक्वेंसी पे भी आएगा। मान लो ये वाला करंट है, ये वाला इतना करंट है, इतना करंट इस फ्रीक्वेंसी पे भी आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पे भी आएगा। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट की जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आ रहा है, उसके अलावा करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो किन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज के लिए हमेशा सेम आएगा, आपके पास जोड़े में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सेम ग्राफ अगर मैं बात करूं आगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी किसे बोला जाता है? ध्यान से सुनना। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज हैं जब जो पावर है बेटा, जिनके कोरस्पॉन्डिंग जो पावर है वो मैक्सिमम पावर के 1/2 हो जाए। अब ध्यान से सुन, पावर का फॉर्मूला है आई नोड वी नोड बाई 2 cos फाई। मुझे क्या चाहिए? इसको लिख सकता हूं मैं आई नोड का स्क्वायर बाई आर इंटू ये, मतलब कुल मिला के आई नोड का स्क्वायर r/2। ये सब सॉल्व करके तुम्हारे सामने स्टेप लिखिए। अब मुझे पावर मैक्सिमम चाहिए, तो मैं करंट को मैक्सिमम रखूं, आई नोड की भी मैक्सिमम वैल्यू लूं, एम्पलीट्यूड को भी मैक्सिमम करूं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब Z की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि Z की वैल्यू R होगी। सही बात है। तो यानी कि मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैं मैक्सिमम करंट पुट कर दूंगा और मेरे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पावर मैक्सिमम का आधा मिले, मतलब ये वैल्यू का 1/2 टाइम्स हो जाए। तो अगर मैं करंट जो मैक्सिमम करंट था उसका 1/√2 टाइम्स करूंगा, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई नोड मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो एक 2 एडिशनल आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा पावर के फॉर्मूले में। तो यानी कि करंट की जगह, इस करंट की जगह मैं 1/√2 टाइम्स ले लूं यही करंट, तो मेरा जो पावर है वो आधा हो जाएगा मैक्सिमम पावर का। तो यानी कि मुझे वो फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है जब मेरा करंट किसके बराबर हो गया बेटा? मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गया। तो मैंने वो ढूंढना चाहा। जब मैंने वो ढूंढना चाहा तो वो दो फ्रीक्वेंसी आई, मान लो F1 F2। तो जो F1 F2 वो फ्रीक्वेंसी आई बेटा, तो इन जो F1 F2 का जो गैप था, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी वाली माइनस छोटी वाली फ्रीक्वेंसी का जो गैप था, उसे क्या बोला गया बेटा? बैंडविड्थ बोला गया। क्या बोला गया? बैंडविड्थ। तो ये बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी और छोटी वाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज कौन सी बेटा? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा? जब पावर जो है वो मैक्सिमम की 1/2 हो गई, और एक हुई कब? जब जो करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गया। तो यानी कि मैंने वो फ्रीक्वेंसी ढूंढी जब जो मेरा करंट है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी निकल गया। इसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, बट हम डेरिवेशन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बहुत लेंथी डेरिवेशन है। तो F1 F2 निकल के आए, तो इन F1 F2 का जो गैप है बेटा, डिफरेंस है, मान लो F2 निकल गया 50, ये मान लो 20, तो 50 माइनस 20 यानी कि 30 हर्ट्ज के आ गया बेटा बैंडविड्थ आ गई, इस तरीके से। तो वो दो फ्रीक्वेंसी जब करंट आई नोड बाई, मतलब आई नोड मैक्सिमम बाई √2 है, वो फ्रीक्वेंसीज, मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी ढूंढी, उनका जो गैप आया वो क्या है? बैंडविड्थ है। इनका फॉर्मूला जरूर याद रखना है, 1/2π R/L। जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है 1/2π R/L के बराबर है। आप याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या अरे बोलो भैया, क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आगे बढ़े बेटा। इसके बाद आता है बेटा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा? ये समझ के चलिए कि जितना ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी सर्किट की, हम कोई भी सर्किट बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी चाहेंगे ना बेटा, तो क्वालिटी फैक्टर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 इंटू डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या है? ध्यान से सुनना। 2 इंटू डेल्टा एफ एक्चुअली बैंडविड्थ है। 2 डेल्टा एफ, डेल्टा एफ है बेटा, ये एफ आर था, ये एफ आर है बेटा, ये एफ आर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और F2 के बीच का गैप डेल्टा एफ है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और F1 के बीच का गैप भी डेल्टा एफ है। तो डेल्टा एफ और डेल्टा एफ, यही तो 2 डेल्टा एफ है, और 2 डेल्टा एफ ही तो क्या है बेटा? बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ ही क्या है बेटा आपके पास? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। दोबारा सुन लो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ का ही क्या है बेटा? जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है बेटा आपके पास? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है।
कोई भी एलसीआर सर्किट का अच्छा कब कहलाएगा, जब उसकी क्यू वैल्यू अच्छी होगी। कई बार सवाल आया है जेई मींस में कि कुछ रेजिस्टेंस एल और सी की वैल्यू दे दी, बोला कौन सा ज्यादा अच्छा सर्किट होगा, तो आपको चेक क्या करना था बेटा, 1/r अंडर एल बाई सी। 1/r अंडर एल बाई सी क्या है बेटा, आपके पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, और ये जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो एक अच्छा एलसीआर सर्किट होगा। तो याद रखना, जिसका क्यू वैल्यू ज्यादा उसका कर्व जो होगा शार्प होगा। कौन सा कर्व बेटा, आई एफ कर्व। जो ये आई एफ कर्व है ना बेटा, वो ज्यादा शार्प आएगा। जितना ज्यादा शार्प कर्व होगा आई, यानी कि पैना होगा ऊपर से, वो आपके पास क्या एक अच्छा सर्किट माना जाता है, और उसका क्यू वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, उसका क्यू वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये हमने खत्म कर दिया बेटा लगभग सारा। एक लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, पहले बीच में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपके पास हम लास्ट 1-2 टॉपिक पे चलेंगे और आधे घंटे में समाप्त कर देंगे सारे चैप्टर। आ जाइए, एक आपके पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है बेटा इतनी, उसको अप्लाई किया गया बेटा कंटेनिंग इंडक्टेंस। इंडक्टेंस है बेटा, देखो ध्यान से, ई की वैल्यू दे दी बेटा आपके पास 440 साइन ऑफ 100 पाई टी। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, ओहो वाह। तो ये जो 440 है बेटा, वो क्या है आपके पास, ये हो गया ई नोट, ये क्या हो गया बेटा आपके पास ई नोट। बहुत बढ़िया। इंडक्टेंस की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है बेटा आपके पास, वो दे रखी है √2 बाई में पाई। सही बात है। यहां से देख पाओगे ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा है आपके पास, यानी कि अगर मैं एक्सएल निकालूं तो एक्सएल आ जाएगा सर मेरे पास ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है बेटा मेरे पास 100 पाई, और एल बेटा किसके बराबर है बेटा, √2 अपॉन में पाई। तो पाई से पाई भी मर गया, तो 100√2 क्या आ गया बेटा मेरे पास, एक्सएल आ गया। मुझसे पूछा है एक एसी एमीटर कनेक्ट कर दिया जाए सर्किट में, तो उसकी रीडिंग क्या होगी। तो बताओ, मेरे पास एक्सएल है, मेरे पास ई नोड है, तो आई नोड किसके बराबर होगा, ई नोड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है बेटा, एक्सएल के बराबर। तो आई नोड निकल के आ गया बेटा आपके पास ई नोड। ई नोड कितना है बेटा 440, और एक्सएल बेटा किसके बराबर है आपके पास 100√2। बिल्कुल सही बात है, 0 से 0 गया, तो आ गया 44/10√2। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, आई नोड आ गया। तो आईआरएमएस किसके बराबर होता है बेटा, इन साइन कोस की इक्वेशन के लिए, ये देखो साइन के साथ बस कुछ लिखा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो यानी कि इसके लिए आईआरएमएस या वीआरएमएस कितना होगा बेटा, सिंपल आई नोड बाई √2। तो ये आ गया आई नोड। आई नोड कितना है बेटा, आई नोड बाई √2। तो आई नोड निकल के आया बेटा आपके पास 44 इंटू में 10√2, और एक √2 और आ गया, तो आंसर आ गया बेटा आपके पास 44/20। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 10 ले लो, ये आ गया 22, तो 2.2 आंसर आना चाहिए। दादा ने बोला 2.2 एम्पेयर, तो 2.2 ही आएगा। अब चेंज कोई नहीं कर सकता इसको दुनिया में। सी आंसर है, सही है बेटा, छुप गया है ना मेरे टेक्स्ट में, छुप गया, सी आंसर है, सही है, विश्वास मानो, सही है, मैं कह रहा हूं, दादा कह रहे हैं सही है। आगे बढ़े बेटा, आगे क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन, एक एसी सोर्स है जिसका रेटेड, सोर्स का रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ये कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब क्या है, ये कौन सी वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज। तो वीआरएमएस दे दिया बच्चा 220, तो वी नोट किसके बराबर आ जाएगा बेटा 220√2 अगर चाहिएगा तो। फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा आपके पास 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा सर 2 पाई एफ, यानी कि वो आ जाएगा 100 पाई के बराबर। बहुत बढ़िया, शानदार। अब रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। ध्यान से देख, मेरे पास सिंपल सा इक्वेशन में लिख सकता हूं बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट, आई नोट होगा सर वी नोट बाई आर इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी, कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। तो I इज इक्वल टू आई नोट तो आ गया सर मेरे पास, वी नोट कितना है 220√2, रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास वो आर है, कुछ जरूरत नहीं है उसकी, तो खाली इक्वेशन लिखना आई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमसे ये पूछ रहा है, ये फालतू कैलकुलेशन करी हमने, कोई यूज नहीं है इसका, हमसे ये पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, वो टाइम चाहिए जब मैक्सिमम से आरएमएस पे आ गया। मान लो टाइम t1 पे वो मैक्सिमम था, लेट t इज इक्वल टू t1 पे वो I इज इक्वल टू आई नोड था। इसका मतलब t1 किसके बराबर आएगा बेटा, अगर मुझे आई नोड के बराबर करना है तो साइन ओमेगा t1 किसके बराबर आ गया, पाई 1 के बराबर, तो ओमेगा t1 किसके बराबर आ गया, पाई बाई 2 के बराबर। एक टाइम निकल के आ गया। मान लो टाइम t इज इक्वल टू t/2 पर वो जो करंट है वो किसके बराबर आ गया, आरएमएस के बराबर, आई नोड बाई √2 के बराबर आ गया। तो आई नोड बाई √2 कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी 1/√2 हो जाएगा, इंप्लाइज साइन ऑफ ओमेगा t2 वो किसके बराबर हो गया बेटा 1/√2। तो t2 किसके बराबर आ गया बेटा आपके पास, मतलब ओमेगा t2 किसके बराबर आ गया बेटा आपके पास। तो बताओ π/2 के बाद कौन सा एंगल आएगा, जब ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो π/2 90 डिग्री, 90 + 45 आपका, यानी कि 180 - 45,
यानी कि आपके पास 3π/4, ये 3π/4 क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। सर मैंने π/4 क्यों नहीं रखा, अरे टाइम में पीछे थोड़ी जाएंगे, मैक्सिमम के बाद वाला हमें ढूंढना है ना, मैक्सिमम के बाद आरएमएस कब आया वो ढूंढना है ना, तो समय तो बढ़ेगा ना बेटा, समय बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ना चाहिए ना बेटा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी π/2 के बाद वाला एक एंगल लेना है जब आरएमएस के बराबर है। आरएमएस के लिए बेटा कितना चाहिए, आई चाहिए, I0/√2। तो I0 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ही, इसकी वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए। 1/√2 कब होती है, π/4 पर, 3π/4 पर। तो π/4 तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो मैक्सिमम से पहले ही आ चुका है। मैक्सिमम के बाद दोबारा आरएमएस किसके बराबर आएगा, जब 3π/4 हो जाएगा तो 3π/4। यहाँ से T2 मिल गया, T1 मिल गया, डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। T2 - T1 का डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास T2 - T1, यू विल गेट द आंसर। खत्म कहानी, निकाल लेना बच्चा, ठीक है बालक। चलिए मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के, समझ के। अगला देखो, इसने बोला इफ द वॉटलेस करंट फ्लोज इन द एसी सर्किट देन द करंट। वॉटलेस करंट बेटा एक ऐसा करंट होता है, अगर एक ऐसा सर्किट एसी सर्किट है जहां पर पावर 0 आ रही है तो उसमें दौड़ने वाले करंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपके पास वॉटलेस करंट बोलते हैं। दोबारा सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, बताना रह गया होगा क्या, कि एक ऐसा सर्किट एसी में जहां पर जो करंट है वो है तो, लेकिन जो पावर निकल के आ रहा है वो 0 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। पावर का फॉर्मूला सुना था बेटा, वो आया था I0 V0/2 इंटू R/Z, या फिर I0 V0/2 cos phi। cos phi क्या था बेटा, करंट और वोल्टेज के बीच का फेस, करंट और वोल्टेज के बीच का फेस। तो ध्यान से देख, cos phi जो है, एक टेबल बनवाई थी तुझे, देख टेबल के अंदर cos phi, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है सर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट आर में और वोल्टेज सी की तरफ, तो नेट π/2 एंगल आएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट है, करंट इधर वोल्टेज इधर, तो एंगल π/2 आ गया। और एलसी सर्किट है तो एल और सी में वोल्टेज या तो ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, और करंट इधर ही है तो एंगल π/2। तो इन तीन केस में बेटा जो करंट जो cos phi आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसमें जो पावर एवरेज है वो 0 है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो करंट है वो वॉटलेस करंट है, मतलब उसका कोई पावर नहीं आ रहा, उसकी वजह से उसकी एवरेज पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए वॉटलेस, वॉट क्या होता है, पावर की यूनिट ना, वॉटलेस करंट इसका नाम आ जाता है बेटा। तो ध्यान से देखो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या ये 0 होता है, नहीं भैया। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में यस सर, एलसीआर सर्किट में नहीं सर, आरसी सर्किट में नहीं सर। तो बी आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। दादा ने बोला बी, तो बी चेक कर लो जी, है ना। पावर एवरेज मतलब सिंपल सा देखना क्या था, cos phi = 0 चेक करना था। तो बेटा वो कौन से सर्किट में है, इन चारों में से, इस वाले में से। खत्म कहानी, आंसर आ गया। अगला देखो, एक आरएमएस वैल्यू है करंट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो आपके पास कितना है, इतना है। IRMS की वैल्यू दे दी बेटा आपको 6.9 इंटू 10⁻⁻6। द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, यानी कि VRMS दे दिया बेटा आपको 203, विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे दिया बेटा आपको 600। तो बेटा VRMS = IRMS इंटू XC होता है कि नहीं होता। तो VRMS आ गया सर 203, IRMS आ गया सर जी 6.9 इंटू 10⁻⁻6, और ओमेगा सी किसके बराबर आ गया बेटा, सॉरी XC किसके बराबर आ गया, 1/ओमेगा सी। ओमेगा है 600 और सी है बेटा आपके पास किसके बराबर, ओमेगा इंटू सी। सी हमें पता नहीं तो सी निकालना है। तो सी को निकालने के लिए बेटा सी को इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो सी आ जाएगा बेटा आपके पास 6.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 6 इंटू 203। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, जो भी सी निकल के आएगा वो एक्चुअल आंसर है आपका। खत्म कहानी, आंसर आ गया बेटा। क्या है यार, फर्जी चीज है भाई। चलो, एक कॉइल है जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन रिएक्टेंस तो होगा, उसको एक रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, एलआर सर्किट बन गया। तो 990 ओम का क्या है, ये है। उसको एक सोर्स के साथ जोड़ दिया, उस सोर्स का VRMS दे दिया, VRMS दे दिया बेटा आपको कितना, 120। फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा 60, तो ओमेगा आ गया बेटा 120 पाई, ओमेगा भी आ गया। अब बोला वोल्टमीटर रीड कर रहा है, यानी कि एक वोल्टमीटर रीड कर रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टमीटर है, यानी कि वी अक्रॉस रेजिस्टेंस की RMS वैल्यू दे रखी है, वो किसके बराबर दे दी बेटा आपको, 36 वोल्ट दे दी। बोला इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट बताओ। अरे भाई लल्ला, VR निकालना है RMS वैल्यू, तो वो किसके बराबर आएगी, IRMS इंटू में R, और R है बेटा 90। तो बेटा वो वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है वो 36 रीड कर रहा है, 36/90 क्या आ गया बेटा आपके पास, IRMS निकल के आ गया।
और यही करंट सीरीज में है तो इसमें से गुजर रहा होगा। पूछा इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताओ भाई साहब, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताना है आपको, तो भाई साहब IRMS आपके पास आ ही गया है, VRMS आपके पास है ही, तो बताओ जरा, अगर मैं बात करूं इसके अक्रॉस वो निकालना, क्या निकालना बेटा आपके पास, वोल्टेज निकालना, वो किसके बराबर आएगा, चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो अपने पास क्या क्या है बेटा, ओमेगा है, और क्या क्या है, एल है आपके पास, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ बेटा आपके पास, एक बात बताओ आपके पास, इसका सर्किट का जो वोल्टेज है बेटा, नेट वोल्टेज है, वो किसके बराबर होगा, तो VRMS 120 है, तो एक IRMS तो बेटा सॉरी VRMS, ये 36 आ गया, ये 36 है, कौन सा VRMS वैल्यूज खेल रहे हैं हम, और ये बेटा आपके पास आ गया VL, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 120 आएगा, तो यहां से VL निकाल लो, RMS वाला, VL RMS निकल गया, IRMS पता है भाई, इसका रिजल्टेंट प्लस इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो VRMS आएगा बेटा, सही है क्या, यानी कि मैं लिख सकता हूं बेटा VL का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू वो बेटा आएगा आपके पास 120 के बराबर, तो यहां से VL निकाल लो, ये VL RMS आ गया, VL RMS निकल के आ गया बेटा, तो आप उसको क्या करोगे बेटा, IRMS इंटू में XL कर दोगे, XL आपके पास क्या निकलना है, इंडक्टेंस निकालना है बेटा आपके पास, XL होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा की वैल्यू पता है, IRMS की पता है, VL की यहाँ से निकल जाएगी, आंसर निकाल लेना बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। आगे देखो बेटा, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका EMF कितना, इतना, अप्लाइड टू अ कैपेसिटर इतना, द RMS वैल्यू, फर्जी सवाल है, खुद से करोगे भाई, फर्जी सवाल है, खुद से करोगे, मैं थोड़े अच्छे सवाल करा देता हूँ, फर्जी वाले नहीं करा रहा भाई। अगला देखो, एक आपके पास AC सर्किट है, कितना टाइम हो गया, ज्यादा लेंदी नहीं रखेंगे इसको, कितना टाइम हो गया, एक AC सर्किट है बेटा, जिसका इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है, सीरीज में है, XL की वैल्यू बेटा, XL की वैल्यू बेटा 3R है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा R है, पहले ये लगा दिए, XL है 3R, ये है R। अब क्या किया, बोला बाद में हमने क्या किया, नाउ अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज, XC2R के बराबर ऐड कर दिया बेटा, बोला नया पावर फैक्टर, ओल्ड पावर फैक्टर बताओ, तो बेटा पहले Z कितना होगा, पहले बेटा ये XL है 3R, ये बेटा है R, तो जो Z आएगा बेटा वो कितना आएगा, Z आएगा अंडर रूट में 3R का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, तो ये आएगा R√10, यस सर। बाद में बेटा आपके पास इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है, इंडक्टर 3R, ये 2R और ये R, और ये सोर्स है, तो बेटा आप बनाओगे तो ऊपर आ गया 3R, नीचे आ गया बेटा R यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2R, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा आपके पास 3R और 2R, तो R बचेगा, R और R कितना बचेगा बेटा, Z आ जाएगा, Z आएगा इधर √2R, ये आ गया Z, निकाल लो भाई इसका रिजल्टेंट, इसका और इसका मिला के कितना बनेगा बेटा, ऊपर R आ जाएगा, ये R और ये R, √2R बचेगा, तो ये Z आ गया आपके पास। अब बताओ जरा बच्चा, इसने बोला पावर फैक्टर बताना है नया वाला, तो पावर फैक्टर न्यू अपॉन पावर फैक्टर ओल्ड, तो R/Z न्यू अपॉन R/Z ओल्ड, क्योंकि भैया R तो चेंज ही नहीं हुआ, तो Z ओल्ड कितना था बेटा, Z ओल्ड था √10R, और ये है बेटा √2R, R से R तो वैसे ही मर गया, तो √5:1 आंसर आएगा, तो यहाँ पर √5:x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 1 के बराबर, दादा ने बोला 1 आना चाहिए तो 1 ही आना चाहिए, 1 सवाल, देख लो बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे एक आपके पास क्या है बेटा, 0.07 हेनरी का इंडक्टर है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन द सीरीज टू 220 वोल्ट 50, अच्छा, द अप्रोक्सीमेट करंट इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज सोर्स, बहुत आसान है बेटा, L की वैल्यू दे दी 0.07, तो ओमेगा L यानी कि XL निकाल सकते हो, XL कितना आएगा, ओमेगा कितना है 2πf, 100 पाई इंटू 0.07, ये आ गया 7 पाई के बराबर, ये आ गया XL मिल गया। अब R की वैल्यू दे रखी बेटा आपको 12 ओम दे रखी है, तो बेटा ये 12 आ गया, ये आपके सॉरी ये 12 आ गया, और ये आपके पास बेटा आ गया 7 पाई, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, तो ये कितना आ गया बेटा 7 पाई, 22/7 आ गया, तो ये आ गया 7 इंटू 22/7, तो ये आ गया 22, तो बेटा ये 22 और ये 12, तो जो Z आएगा बेटा वो भी पता लग गया हमें,
Z आ गया बेटा, वही पता लग गया। तो Z किसके बराबर आएगा? Z आएगा बेटा अंडर रूट में 22 का स्क्वायर 484 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब देख लेना जो भी बन रहा है आपके पास, ठीक है। Z आ गया आपके पास। अब Z पता है, ये पता है, तो ये फाई भी पता है। तो कोस फाई किसके बराबर लिखा जा सकता है बेटा आपके पास? R बाई Z के बराबर। तो R तो 12 है और Z की वैल्यू निकाल लेना, या फिर tan फाई निकाल लो। tan की फाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 22 बटे में 12 के बराबर। तो यहां से tan की टर्म्स में आंसर है 11/6 आ गया। तो फाई तो आ गया बेटा tan इनवर्स 11/6, 11/6, 11/6, 11/6, ये निकालना ही नहीं था, ये सब में ही सेम है। निकालना क्या है बेटा आपको? असली आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट करंट, यानी कि IRMS निकालना है। IRMS होगा सर VRMS बाई में Z। तो VRMS तो सर दे रखा है आपको 220 और Z की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। अब सब कुछ तो सॉल्व करा ही दिया है, पुट करोगे IRMS निकल जाएगा, खत्म कहानी। लल्लू सवाल, लल्लू सवाल, खत्म कहानी, मजो ही मजो, काम को काम। अरे बात क्लियर है भाई। एक फिगर शोन, भैया फिगर शोन है इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि शायद फिगर बनाया नहीं है हमारे टाइप पे साहब ने, तो मैं नहीं करा रहा इसको। एक सीरीज LCR सर्किट है, AC सिग्नल है 200 वोल्ट का, 50 हर्ट्ज, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दे रखा है इतना, देन द करंट इन द सर्किट। लल्लू सवाल, देख ध्यान से भाई। आपको VRMS दे दिया बच्चा, VRMS दे दिया बच्चा 220, सॉरी 200, और F दे रखा है बेटा 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा आ जाएगा सर 100 पाई, 100 पाई 2 पाई एफ, 100 पाई आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, यानी कि जो VRMS दे रखा है, VRMS किसके अक्रॉस बेटा? इंडक्टर के अक्रॉस, वो दे रखा है IRMS इंटू में एक्सेल होता है सर वो तो, और वो दे रखा है सर 31.4, और ये VRMS होता है सर IRMS इंटू में Z, इंटू में Z। यही तो होगा बेटा आपके पास, यस। तो बताओ ध्यान से, क्या मेरे पास एक्सेल है? बिल्कुल है। तो VRMS दे रखा है बेटा 31.4 इज इक्वल टू IRMS, यस, इंटू में एक्सेल, एक्सेल ओमेगा एल। तो ओमेगा, ओमेगा कितना है? 100 पाई, 100 इंटू पाई 3.14 आ गया, और बेटा एल किसके बराबर आ गया? 10 इंटू 10 की पावर -3। यहां से क्या मिल गया बेटा आपको? IRMS मिल गया। पूछा क्या था? IRMS भी तो पूछा था, खत्म कहानी, आंसर आ गया। अरे यही तो पूछा है भाई, IRMS तो पूछा है भाई। तो IRMS को बाकी को इधर ले जाओ, आंसर आ गया तेरे पास, सॉल्व हो गया पूरा पूरा सवाल, कुछ बचा ही नहीं। कर लेगा? कर लेंगे सर। इसका 10 या 10 मिली एम्पेयर आएगा, जहां तक मुझे याद है, क्लास में सॉल्व कराता हूं मैं। 10 एम्पेयर, सही कह रहा है, ठीक है, निकाल ले आंसर। क्या बड़ी बात है वे, घोंचू सवाल है वे। चलिए एक टॉपिक और करा दूं बेटा आपको मैं, है ना, नहीं तो वीडियो लंबी जाएगी। बीच के कुछ सवाल आप खुद से ट्राई करना, है ना। ये चैप्टर ऐसा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में कोशिश करना क्लास के नोट्स, क्लास में चीजें जो समझाई गई है उसको पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद एक बार माइंड मैप से रिवाइज कर लेना, तो मेरे को मजा ही मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। अब ध्यान से देखो बेटा, लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर और एक क्या है बेटा आपके पास? LC ऑसिलेशंस। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा आपके पास? ट्रांसफॉर्मर काम करता है AC पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों बेटा? क्योंकि मान लो ये कॉइल है आपके पास, ये कॉइल में एक AC सोर्स लगाया है, AC सोर्स लगाया तो इसमें जो करंट है वो वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है तो फ्लक्स वेरी कर रहा है। इसका जो फ्लक्स है वो इसके साथ एसोसिएटेड होगा। अगर इसमें फ्लक्स चेंज करोगे और इसका फ्लक्स यहां से भी एसोसिएटेड है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF आएगी। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगी? एक इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगी। आउटपुट में क्या मिलेगी बेटा आपको? एक इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है ना। ये कोर होता है जिसके ऊपर लिपटी होती है कॉइल्स। ये कोर अलग अलग मटेरियल का होता है, सॉफ्ट आयरन का भी बनाया जाता है, लकड़ी का भी बना सकते हैं, कई चीजों का बनता है आपके पास। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, इस वजह से कोर सिलेक्ट किया जाता है। खैर मेन बात क्या है, अपने को याद क्या रखना है बेटा, कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आएगी अपॉन प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज आएगी, उसका जो रेशियो आएगा बेटा वो किसके बराबर आएगा? NS/NP, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इसका रेशियो टर्न बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्टेप अप होगा। अगर मान लो, सिंपल बात है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, यानी कि इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, इनपुट साइड में टर्न्स ज्यादा है, आउटपुट में टर्न्स कम है, तो स्टेप डाउन है। इनपुट में टर्न्स कम है, आउटपुट में टर्न्स ज्यादा है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब फॉर्मूला, सेकेंडरी का वोल्टेज अपन प्राइमरी का वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी का टर्न्स अपन प्राइमरी का टर्न्स। एक फॉर्मूला आता है बेटा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी होती है कितना पावर आउटपुट मिला अपन कितना पावर इनपुट दिया था इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो, अगर सिंपल 0 से 1 के बीच में निकालना है तो 100 हटा देना। तो बेटा आपके पास एफिशिएंसी आएगी, आउटपुट पावर क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि जो जिस कॉइल में से आउटपुट निकालते हैं उसे सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है, जिसमें इनपुट देते हैं वो प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का करंट अपॉन प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का करंट इनटू 100। अगर एफिशिएंसी 100 है तो ही बोल रहा हूं मैं, अगर एफिशिएंसी 100% या ईटा की वैल्यू 1 है,
ईटा की वैल्यू 1 या 100% है, तो आपको इसका मतलब क्या है बेटा, ये 1 दे दिया, ये 1 कब आएगा बेटा, आई एस वी एस और आई पी वी पी क्या हो बेटा, बराबर हो। इसका मतलब यहां से वी एस बाई वी पी आ जाएगा आई पी बाई आई एस, यानी कि वी एस बाई वी पी वो यहां से तो निकल के आ गया आई पी बाई आई एस के, और वी एस बाई वी पी था किसके बराबर बेटा, एन एस बाई एन पी के। यानी कि अगर मैं करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे एफिशिएंसी के बारे में कुछ पता हो। अगर एफिशिएंसी 100% है तो आप ये तीनों चीजें यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये तो हमेशा ट्रू है। दोबारा सुन लो, ये हमेशा ट्रू है, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में ये रिलेशन तभी आएगा जब 100% एफिशिएंसी हो, नहीं तो एफिशिएंसी निकालने के बाद ही आप कुछ आगे प्रोसीड कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है बेटा, कि मान लो एक कैपेसिटर था, वो चार्ज कर दिया आपने, एक कैपेसिटर था चार्ज कर दिया, हटा लिया। एक कैपेसिटर था, बाजार से रामू के पास गए, रामू को बोला कि बेटा चार्ज कर दे, उसने चार्ज कर दिया, अब मेरे को पकड़ा दिया। अब मैं कैपेसिटर को लाया घर पे, इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, इंडक्टर के साथ जोड़ दिया तो दिमाग लगा पहले, जब मेरा कैपेसिटर खाली चार्ज था, अब सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रखा, तो सारी एनर्जी किस में स्टोर है, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे ही मैं आपके पास क्या करूंगा, इंडक्टर के पास कनेक्ट करूंगा, इंडक्टर दुश्मन है, जान का दुश्मन है, उसको सहन नहीं है कि सामने वाले का घर भरा है तो खाली कर दूंगा, खाली है तो भर दूंगा, अलग ही आदमी है, इसको चुल है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसके पास जो एनर्जी थी पहले खींचना चालू करेगा, तो आपके पास ये चार्ज थोड़ा कम होते 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 करंट में कन्वर्ट होगा आपके पास, और सारी एनर्जी एक समय पर कहां पे आ जाएगी बेटा, इंडक्टर के पास आ जाएगी। यानी कि जो टोटल एनर्जी पहले केवल कैपेसिटर में थी, थोड़े समय बाद टोटल की टोटल वही एनर्जी किस में चली गई, इंडक्टर में चली गई। अब इंडक्टर बोला बेचारा तो खाली है, ले ले यार प्लीज ले ले, फिर उसको देना चालू कर दिया। तो पहले प्लस वाला चार्ज इधर जाके इधर गया, करंट में कन्वर्ट हुआ, तो माइनस के पास प्लस जा रहा है, तो ये माइनस कम होता जा रहा है, यहां से प्लस कम होता जा रहा है। तो मान लो ये 10 था, ये -10 था, फिर ये 8 हुआ, ये -8 हुआ, ये 7 हुआ, ये -7, 6 -6, 5 -5, 4 -4, 3 -3, 2 -2, 1 -1, 0 0। उसके बाद वापस से अभी भी करंट चले जा रहा है, तो इसको चार्ज कर दिया। अब इस पे 1, इस पे -1, इस पे 2, इस पे -2, इस पे 3, इस पे -3, इस पे 4, इस पे -4, इस पे 5, इस पे -5, इस पे 6, इस पे -6, इस पे 7, इस पे -7, इस पे 8, इस पे -8, इस पे 9, इस पे -9, और इस पे 10, इस पे -9। फुल चार्ज वापस से हो गया। फुल चार्ज होते ही बोला अबे निकम्मे, सारा का सारा चार्ज ले लिया मेरा, वापस दे। अब वापस से इसका चार्ज खींचने लग गया, अब करंट ऐसे फ्लो कराने लग गया, अब इसको कम करने लग गया, यानी कि पॉजिटिव को यहां से कम लगने लग गया, नेगेटिव को बढ़ाने लग गया। तो कुल मिला के हो क्या रहा है बेटा, ये ऑसिलेट कर रही है एनर्जी, और ये एक साइकिल कंप्लीट होने में 4 स्टेप हो रहे एक तरीके से, यानी कि 0 से लेकर T/4 साइकिल में, यानी कि 1/4 साइकिल में कैपेसिटर की सारी एनर्जी कहां चली गई, इंडक्टर में। अगली 1/4 में इंडक्टर की सारी एनर्जी किसमें चली गई, कैपेसिटर में। फिर अगली 1/4 में कैपेसिटर की सारी एनर्जी किसमें चली गई, इंडक्टर में। फिर अगली 1/4 में वापस ये स्टेज आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोल भाई साहब, यानी कि 0 से लेकर T/4 से लेकर अगली T/4 यानी कि T/2, T/2 से लेकर अगली T/4 यानी कि 3T/4, 3T/4 से लेकर अगली T/4 यानी कि T तक, खत्म कहानी। ये एक साइकिल ऐसे कंप्लीट होती गई। तो फॉर्मूले क्या क्या है बेटा आपके पास, कि अगर मैं बात करूं टाइम 0 पर टोटल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर थी, Q²/2C। यही एनर्जी T/4 टाइम पर सारी की सारी एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास। तो इंडक्टर के अंदर इस समय पर मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट है, तो जो इंडक्टर की एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, ½ L I², तो I नोड का स्क्वायर मैक्सिमम करंट के बराबर। तो मान लो ये एनर्जी 100 जूल थी, शुरू में 100 जूल एनर्जी लेके आए थे अपने बाहर से रामू से। 100 जूल में से 10 जूल इसको दे दी, 90-10, 80-10, 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, 40-60, 30-70, 20-80, 10-90 और 0-100। यानी कि एक समय आया जब सारी एनर्जी इसको मिल गई। तो यानी कि जो 100 जूल एनर्जी है वो कंजर्व है, वो नहीं बदलेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो यानी कि सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कैपेसिटर थोड़ी थोड़ी एनर्जी किसको दे रहा है, इंडक्टर को। एक समय आया सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई, इंडक्टर बोला नहीं भाई नाइंसाफी है, तू भी ले ले, फिर थोड़ी एनर्जी देने लग गया। फिर इस समय से लेकर इस समय तक क्या होगा, 100 0 हो गया था, अब 90-10, 90-10, 80-20, क्या बोलते हैं 70-30, 60-40, फिर 50-50, फिर 40-60, फिर 30-70, फिर 20-80, फिर क्या बोलते हैं 10-90, फिर 0, फिर 100। ये स्टेप आ गया वापस से। फिर इसने बोला मेरे पास 100, तेरे पास 0, तू भी ले ले। अब इसको एनर्जी 100 में से 90-10, 80-20 ऐसे करके वापस से एनर्जी खाली होने लगी। तो एनर्जी क्या करिए, ऑसिलेट करिए। इसका मतलब ये समझ में आ गया, जो टोटल एनर्जी है मैक्सिमम वो किसके बराबर है, टोटल मैक्सिमम चार्ज अपॉन 2C का स्क्वायर अपॉन 2C, कैपेसिटर वाली एनर्जी। एक समय पे यही सारी एनर्जी किसमें चली गई जी, इंडक्टर में, तो ½ L नोड का स्क्वायर। और किसी समय पे बीच की स्टेज पर एनर्जी दोनों के पास है, तो दोनों के पास कितनी एनर्जी है, Q²/2C, स्मॉल q मतलब कोई और चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज नहीं कोई और चार्ज है, Q²/2C कैपेसिटर की एनर्जी।
हाफ एल आई स्क्वायर, आई नोड नहीं है, आई मतलब कोई मैक्सिमम से कुछ कम करंट है, तो यानी कि ये 100 जूल हो सकता है, 20 इसमें 80 इसमें चली जाए, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी, सेम ही बात है बेटा। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास। अब जब आपने देखा कि ये जो टोटल एनर्जी है इसमें और इसमें मिला के जो टोटल एनर्जी है हर समय क्या कंजर्व्ड है, तो वो कांस्टेंट के बराबर होगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वेशन निकल के आएगी बेटा, Q किसी भी टाइम पर जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम चार्ज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो ये कैसी इक्वेशन बेटा, एसएचएम की इक्वेशन। तो ये चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। याद कर, एसएचएम की इक्वेशन ऐसी ही होती है। जो बच्चा 12th में पढ़ा हुआ है, एसएचएम पढ़ा हुआ है, सबको ये पता है कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ऐसी ही होती है। तो सिंपल सी बात, एसएचएम की इक्वेशन ऐसी है, तो ये चार्ज क्या कर रहा है बेटा, ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया जाता है बेटा, इसको एलसी ऑसिलेशन बोल दिया जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जब इस इक्वेशन से देखोगे बेटा, याद करो d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक कॉन्स्टेंट होता है इज इक्वल टू 0। तो ये जो कॉन्स्टेंट है बेटा वही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये 1/LC क्या है, वही कॉन्स्टेंट है, वही ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा किसके बराबर है, 1/√LC। यानी कि एलसी ऑसिलेशन का जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC के बराबर होगा। मजा आ गया सर, मजे ही मजे, सब रिवाइज हो गया सर। कुछ क्वेश्चन है बेटा ऐसे रैंडमली कर लेते बेटा आपके पास, क्या कि इसने बोला एक कैपेसिटर है, कुछ रैंडमली 2-3 सवाल करा के आपको बाकी होमवर्क के रूप में दूंगा मैं, कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफैरेड का, चार्ज कर दिया कंप्लीटली। तो देखो ध्यान से, सी था बेटा 500 माइक्रोफैरेड, 500 इंटू 10 की पावर -6, और वोल्टेज है बेटा वो है 100 वोल्ट, डीसी वोल्टेज है। इसको चार्ज कर दिया तो Q इज इक्वल टू CV लगा दो सीधे सीधे, CV तो Q आ गया बेटा आपके पास 500 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आपके पास आ गया बेटा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -2 कूलम, -2 कूलम। ये चार्ज आ गया बेटा, जो उस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया। अब उसको इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, इंडक्टेंस इतना है। अब इस कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज करके अब इस इंडक्टर के साथ जोड़ दिया। अब पूछा गया क्या, टू फॉर्म द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट कब होता है, जब जो टोटल एनर्जी थी यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2C थी, वही एनर्जी सारी की सारी किस में चली जाए, इंडक्टर में चली जाए। तो वो एनर्जी क्या होती है उस टाइम पे, करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो हाफ एल आई नोड का स्क्वायर। क्या आपको एल पता है, क्या आपको 1/2 पता है, क्या आपको Q पता है, क्या आपको C पता है, सब कुछ पता है। आंसर निकालो, खत्म कहानी, तुरंत आंसर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अगला, प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड 230 वोल्ट। तो वी प्राइमरी तो निकल के आ गया बेटा 230। फ्रीक्वेंसी अगर चाहिएगी तो ले लेंगे 50 हर्ट्ज, तो बेटा ओमेगा आ जाएगा 100 हर्ट्ज, 100 पाई रेडियन पर सेकंड। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि NP अपॉन NS, NP अपॉन NS है बेटा 10:1। बोला लोड रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड पे लगा दिया इतना, द पावर कंज्यूम्ड इन इट, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम होगी वो पूछ रहा है आपसे, सिंपल। यानी कि VRMS IRMS इंटू मतलब VRMS IRMS इंटू R, सिंपल, और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताओ मेरे लाडले, मुझे पता लग गया VP बाई VS जो होता है वो NP बाई NS होता है। यस सर। तो VP है आपके पास बेटा, और ये NP बाई NS 10:1 है। तो जो VS आया बेटा वो आ गया VP अपॉन में 10। तो ये आ गया सर 230 अपॉन में 10। तो ये आ गया 23 वोल्ट। 23 वोल्ट क्या आ गया बेटा आपके पास, सेकेंडरी वोल्ट की वोल्टेज आ गई, RMS वोल्टेज ही है। तो आपको ये पता लग गया, RMS पता लग गया, VRMS सेकेंडरी की पता लग गई बेटा कितनी है, 23 वोल्ट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम, वाह वाह वाह। तो अब आपके पास अगर मैं बात करूं, क्या अगर आपके पास क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, वो क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो केवल रेजिस्टेंस ही है, कोई और सर्किट तो है नहीं। तो V स्क्वायर बाई R क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, कुल मिला के आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास V स्क्वायर बाई R, पावर आ जाएगा 23 इंटू 23 बटे में R। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 46, 46 के हिसाब से ये आ गया 2, ये आ गया बेटा 12 दूनी 24, 11.5, 11.5। दादा ने बोला 11.5, तो सही ही बोला होगा दादा ने, दादा कैसे गलत हो सकते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, खत्म कहानी, आंसर आ गया, बल्ले बल्ले, मजे ही मजे। आ जाओ जी, आगे देखो। अब थोड़े बहुत सवाल आप कर लो, मैं कोई रैंडमली ये उठा लूं, छोटा लग रहा है देखने में, उठा लेते हैं। चलो, एक ट्रांसफॉर्मर, उसकी एफिशिएंसी 80% है एंड वर्क्स एट 10 वोल्ट, यानी कि वर्क कर रहा है, यानी कि वो ले कितना रहा है बेटा 10 वोल्ट। तो V प्राइमरी बेटा आपके पास 10 वोल्ट है, पावर प्राइमरी जो है बेटा वो 4 किलो वोल्ट है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं तो पावर प्राइमरी इज इक्वल टू करंट प्राइमरी इंटू वोल्टेज प्राइमरी होगा।
तो पावर प्राइमरी है 4000, आईपी मुझे पता नहीं, वीपी मुझे निकालना था, वीपी मेरे को दे रखा है 10। तो बेटा आईपी निकल के आ गया, प्राइमरी करंट निकल के आ गया 400 एम्पियर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बोला था सेकेंडरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब बताओ 80% क्या है बेटा, तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू में 100, वो किसके बराबर है, 80% के बराबर है। तो पी आउट अपॉन पी इन किसके बराबर है, 0.8 के बराबर है। पी आउट किसके बराबर निकल के आ गया, पी आउट निकल के आ गया सर 0.8 इंटू इनपुट पावर, वो है 4 किलोवाट, यानी कि आ गया 8 चौक 32, 3200 वाट आ गया, आउटपुट पावर आ गई। और ये आउटपुट पावर किसके बराबर होगी, सेकेंडरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज। क्या मेरी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। सेकेंडरी वोल्टेज हमें पता ही है, तो आंसर तो वैसे ही आ गया, तो जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो बेटा ये आ गया सेकेंडरी वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी करंट आ गया आपके पास 3200 अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज 2400, 240, जीरो से जीरो मर गया आपके पास। तो ये आंसर आएगा बेटा 320 अपॉन 24 आ जाएगा आपके पास। तो इससे आंसर निकाल लो कितना आ रहा है, 6 से कट जाएगा शायद मेरे हिसाब से, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। तो 8 चौक 32, 40 और 8 तिया 24, 40/3, 16 पॉइंट नहीं 16 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.33 आंसर आ जाएगा। बी आंसर आया, दादा ने बोला सही होगा, बी आंसर है, दादा ने बोला सही होगा, देख लो ध्यान से बी आंसर। ठीक है बेटा, यस, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, वाह वाह। रैंडम सवाल, एक सवाल और कर देते हैं तुम्हारी खिदमत में, उसके बाद हम वो कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट सवाल बेटा आपके पास करते हैं, क्या लास्ट सवाल करते हैं बेटा। एक ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट कर रहा है बेटा कितने टर्न्स, 300 टर्न्स। ठीक है जी, एक ट्रांसफॉर्मर के पास कितने टर्न्स है बेटा, 300 टर्न्स है। प्राइमरी कॉइल प्राइमरी में, यानी कि एन प्राइमरी किसके बराबर दे दिया आपको, 300 दे दिया, और एन सेकेंडरी दे दिया बेटा आपको 150। सही बात है। अब बोला आउटपुट पावर, पी आउटपुट दे दिया बेटा आपको किसके बराबर, वो दे दिया 2.2 किलोवाट। ठीक है। करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, आई सेकेंडरी दे दिया बेटा आपको 10 एम्पियर। इनपुट वोल्टेज वी प्राइमरी दे दिया बेटा आपको, देन द इनपुट वोल्टेज वी प्राइमरी पता पूछा है, वी प्राइमरी एंड आई प्राइमरी पूछ रहा है, एंड आई प्राइमरी आपसे पूछ रहा है बेटा, है ना। ट्रांसफॉर्मर का 300 टर्न्स है आपके पास, ये है वो है, और आउटपुट पावर दे दी है, सेकेंडरी कॉइल में करंट दे दिया। ठीक है जी, देखो ध्यान से, यहां पर अपने को एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो अपने को 100% एफिशिएंसी मान के चलनी पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, दादा ने बोला है मानना पड़ेगा तो मान लो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, मान लो। आ जाओ जी, ध्यान से देख बेटा, आपको समझ में आ गया कि मास्टर क्या बोलते हैं, वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी जो होता है वो सर आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी के बराबर हो जाता है, और यही एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी के बराबर हो जाता है अगर 100% एफिशिएंसी है तो। यहां से समझ में आ गया ये वाला। अब बताओ वी सेकेंडरी कुछ पता है क्या, हमें पता है केवल अच्छा ये देखो, आउटपुट पावर पी आउटपुट दे रखा है वो है 2.2, यानी कि 2200 लिख दूं, 2200 इज इक्वल टू आई सेकेंडरी इंटू वी सेकेंडरी। तो 2200 बेटा निकल के आ गया। आई सेकेंडरी किसके बराबर है बेटा, वो है 10, और वी सेकेंडरी हमें नहीं पता, तो वी सेकेंडरी पहले नहीं पता था, तो ये आ गया 220। वी सेकेंडरी पता लग गया, तो वी सेकेंडरी 220 है अपॉन वी प्राइमरी पता नहीं है, एन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ये 150 हैं, और ये 300 है बेटा। तो ये आ गया बेटा आपके पास वी प्राइमरी निकल के आ गया 440। तो 440 वाला आंसर सही हो गया, तो ये सही हो गया, ये सही होगा, पत्थर पे लकीर अपनी बात। तो अब प्राइमरी को करंट पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो सब निकल के देख ध्यान से, वी सेकेंडरी निकल के आ गया बेटा आपके पास, या फिर ऐसे निकाल लो, ऐसे आई प्राइमरी नहीं पता, आई सेकेंडरी 10 है, ये आपके पास 1/2 है, तो ये आंसर आ गया बेटा आई प्राइमरी आ गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ये निकल के आ गया। तो 5 एम्पियर ये, यानी कि बी आंसर सही आएगा, दादा ने बोला बी होना चाहिए, तो यस बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, अरे बोलो भैया, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, अरे सही है दादा, अरे बात क्लियर है क्या, अरे बात क्लियर है क्या, सही है बेटा, यस सही है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते बेटा, यहां तक अपना रहता है लेक्चर, इसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बेटा आपके रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेटा आपके रहते हैं जो हम आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे, है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। आपके लिए बहुत सारे सवाल हमने करा दिए हैं। अगली बार मुलाकात होगी बेटा आपसे किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय बेटा।